हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे साइंस 3 का जो चैप्टर हमारा चल रहा है उसके लास्ट पार्ट यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। इसकी बात करेंगे हम लोग। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉट ओनली फॉर योर लाइक एग्जाम्स बट इन जनरल भी आपको ये बातें पता होनी चाहिए। इट इज बेसिकली सेक्स एजुकेशन, उसका हिस्सा है ये। सो पेशेंस के साथ देखिएगा एंड मैच्योरिटी के साथ देखिएगा। ओके, लेट मी शेयर द टेक्स्ट बुक विद यू गाइस। एंड अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड आपको एसएससी के बहुत सारे प्यारे प्यारे वीडियोस मिलेंगे। सो एज यू कैन सी द टेक्स्ट बुक। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ओके, सबसे पहले तो आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए कि विच डिफरेंट हार्मोन्स कंट्रोल द फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम थ्रू केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये भी समझना है कि बहुत सारे हमारे बॉडी में अलग अलग ग्लैंड्स होते हैं जो हार्मोन्स हार्मोन्स रिलीज करते हैं एंड उसी के वजह से हमारे अंदर चेंजेस आते हैं, बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं। हमारा इनफैक्ट जो पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हार्मोन के ऊपर ही बेस्ड है। अगर वो हार्मोन्स नहीं होते तो हमारे अंदर वो चेंजेस नहीं आते, वो केमिकल चेंजेस नहीं आते एंड हमारा रिप्रोडक्शन सिस्टम ही नहीं होता था ठीक से, राइट। सो हमारे अंदर बॉडी चेंजेस जो आते हैं, मेन यहाँ पे फिलहाल मैं हार्मोन की बात करूंगा जो मेल्स के अंदर होता है। लेट मी राइट इट हियर। मेल्स के अंदर होता है टेस्टोस्टेरोन। मेल हार्मोन जो होता है, जो रिस्पॉन्सिबल है मेल के फीचर्स के लिए, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, आई होप मैंने स्पेलिंग राइट लिखी है, टेस्टोस्टेरोन। एंड फीमेल के अंदर होता है, फीमेल में एस्ट्रोजन मेन हम बोलते हैं, एस्ट्रोजन। साथ में एक और भी उसके हार्मोन्स होते हैं जो हम अभी नाम देखेंगे। टेक्निकल वर्ड्स फिलहाल मुझे आपको नहीं बताने हैं ताकि आप पहले सिस्टम, हमेशा की तरह हम पहले प्रोसेस समझ जाएंगे, उसके बाद सब कुछ लेबलिंग करना चालू करेंगे। और सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं तो पूरा फोकस हम यहीं पे डालेंगे। मेन हार्मोन जो बॉडी के लिए, बॉडी चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है मेल का, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टिस में बनता है, ये टेस्टिस का मेन फंक्शन भी ये है। अदर देन मेकिंग स्पर्म, स्पर्म प्रोड्यूस करने के अलावा दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये हार्मोन बनाना। ये हार्मोन से जैसे ही प्यूबर्टी हिट होती है, व्हाट इज प्यूबर्टी? प्यूबर्टी क्या होता है? जब एक एज आता है अराउंड 14 टू 15 ईयर्स का एज होता है, जो टीनेज भी हम उसे बोलते हैं, तब हमारे बॉडी में मेच्योर, हमारा बॉडी मेच्योर हो जाता है। ओके, वी आर केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन एक्चुअली एक तरह से। सो तब हमारे बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं। वो चेंजेस मेल्स में किसके वजह से आते हैं? दैट इज टेस्टोस्टेरोन की वजह से आते हैं। उनमें एग्रेशन बढ़ जाता है, आवाज बेज हो जाती है, पतली, पहले पतली सी आवाज होती है थोड़ी सी, मेल्स की, लड़कों की, वो भारी बेज आवाज हो जाती है। ओके, फिर हाइट में फर्क आ जाता है, हेयर ग्रोथ बहुत हो जाता है, हेयर ग्रोथ आपके हैंड्स में, आर्मपिट्स में, हर जगह पे प्यूबिक हेयर उसे कहते हैं। प्यूबिक हेयर यानी आपके जो पूरे बॉडी पे हेयर होते हैं अलग अलग जगहों पे, उसे प्यूबिक हेयर कहते हैं। सो ये ग्रोथ, सारा ये सारी चीजें आ जाती है। ओके, शोल्डर्स वाइड हो जाते हैं, लाइक शोल्डर्स ब्रॉड होने लगते हैं, एक मेल स्ट्रक्चर जैसा होता है वैसा फॉर्म होने लगता है बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन। ओके, एंड फीमेल्स में एस्ट्रोजन ये काम करता है। एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो ये काम करता है, फीमेल की बॉडी जिस तरह से चेंज होती है, अगेन एट द सेम एज, अराउंड 12 टू 14 का एज जो एक होता है, वो टाइम पे फीमेल की बॉडी, एक गर्ल की बॉडी, बहुत सारे उसके अंदर चेंजेस आते हैं, उनका फिगर चेंज होने लग जाता है एंड ये सारा चीज होता है बिकॉज ऑफ द हार्मोन एस्ट्रोजन। ओके, तो पहले ये सबसे पहले क्लियर हो जाए सबको। सेकंड क्वेश्चन आपको बोला था विच हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस इन बॉडी, तो ये एक्चुअली पूरा कंबाइन हो गया जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। कौन से हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है? तो टेस्टोस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल, एस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस इन द ह्यूमन बॉडी।
ओके। एंड इसी के साथ ऑनसेट, ऑनसेट यानी स्टार्ट हो जाता है सेक्सुअल मैच्योरिटी। जैसे मैंने आपको कहा कि इसी के बाद हमारा ये सारे सेक्सुअल फीचर्स है, एक तरह से बॉडी अट्रैक्टिव बन जाती है हमारी, एंड हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रेडी हो जाते हैं। Third question है, why has the government of India enacted the law to fix the minimum age of marriage as 18 in girls and 21 in boys? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन था गवर्नमेंट का, एंड अभी तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग गर्ल्स का भी 21 एज कर दिया है, या बात चल रही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट गर्ल्स का भी 21 ईयर्स एज होने का पास हो चुका है शायद से। सो ये क्यों? तो इसके पहले, सबसे पहले हमारे यहाँ पे इंडिया में चाइल्ड मैरिज बहुत बड़ा इशू था, चाइल्ड मैरिज बहुत बड़ा इशू था, जिसके अंदर जैसे ही एक लड़की का बेसिकली पीरियड्स आने लग जाते हैं, इट मींस कभी कभार तो पीरियड्स भी नहीं, मतलब उससे पहले, उससे छोटे एज में भी करा देते थे। लाइक पीरियड्स आते हैं अराउंड 12 इयर्स के आसपास से मोस्टली, कभी कभार 8 इयर्स में भी आ जाता है, किसी किसी को 8 इयर्स में भी आ जाता है। सो द थिंग इज, हमारे यहाँ पे गर्ल्स की शादी करा दी जाती थी, बॉयज की भी, ऑफ कोर्स बॉयज की भी करा दी जाती थी उसी एज में। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज, बहुत टाइम ऐसा होता था कि मेल्स जो बहुत एज वाले होते थे, उनकी शादी छोटी लड़कियों से करा दी जाती थी। नाउ यहाँ पे आपको समझना है, मेल का एज ज्यादा है, उसका मैच्योरिटी लेवल अलग है, लड़की अभी तक बच्ची है, उसके अंदर मैच्योरिटी, पूरी सेक्सुअल मैच्योरिटी अभी तक चालू भी नहीं हुई है, मतलब, और चालू होने के बाद भी उसे टाइम लगता है हर तरह से प्रिपेयर होने के लिए, राइट? ऐसे केसेस में अगर मेल जो था, मतलब जो उसका हस्बैंड होता था, उसे प्रेग्नेंट कर देता था, तो काफी दिक्कत हो जाती थी, क्योंकि फीमेल बॉडी प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत सारा चेंजेस आते हैं बॉडी में, एंड वो केपेबल नहीं होती थी कि वो बेबी कैरी कर सके। सो ये एक लाइक फिजिकली केपेबल नहीं है वो बेबी कैरी करने के लिए, ओके, शी इज नॉट स्ट्रांग इनफ एक तरह से। सो ये सारे इश्यूज होते थे, जिसके वजह से पहले हमारे यहाँ पे बच्चा पैदा होते ही मॉम की मौत हो जाती थी, या दोनों की मौत हो जाती थी। ये बहुत कॉमन इशू था, बिकॉज प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं लिए जाते थे, उनका एज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज रोकने के लिए, ये गलत चीजें रोकने के लिए, गवर्नमेंट ने मिनिमम एज गर्ल्स का 18 रखा एंड बॉयज का 21 रखा, एंड दैट इज द आंसर। So, ये हो गया। Now, we have studied in the chapter of heredity and variation that men have X and Y sex chromosomes and women have X and X sex chromosomes. तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बहुत बार बताया। दूसरा कोई टॉपिक था, तभी भी हमने कवर किया था कि सेक्स ऑफ अ चाइल्ड, यानी कि वो मेल है कि फीमेल है, वो डिपेंड करता है क्रोमोसोम्स के ऊपर। वो क्रोमोसोम्स कौन से हैं? सो इफ द क्रोमोसोम इज एक्स एंड एक्स, ये क्रोमोसोम अगर आता है, सो वो एक गर्ल चाइल्ड होता है, गर्ल चाइल्ड मतलब होती है। एंड अगर एक एक्स और वाई क्रोमोसोम आता है, सो एक बॉय चाइल्ड पैदा होता है। तो ये क्रोमोसोम के ऊपर से सेक्स डिसाइड होता है, राइट? ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले। एंड ये बात भी मैंने बताई थी कि ये पूरी तरह से एक मेल के कंट्रोल में, मेल के अंडर होता है, कि वो एक्स उसका रिलीज होता है कि वाई क्रोमोसोम रिलीज होता है। एग्जैक्ट कंट्रोल नहीं बोल सकते, लेकिन जो हमारे यहाँ पे मिसकंसेप्शन था कि फीमेल को हम बुरा बोलते थे, कि हमें मतलब लाइक सासू माँ या घर वाले उनके बोलते थे कि उन्होंने पोता नहीं दिया, लड़का नहीं दिया। तो गर्ल मदर के हाथ में है ही नहीं, पहली बात स्टार्टिंग से, क्योंकि उनके पास तो क्रोमोसोम दोनों एक्स एक्स है, और जब वो स्प्लिट होता है तो वो हमेशा एक्स रिलीज ही करेगी, हमेशा एक्स ही रिलीज करेगी। जबकि मेल का जब स्प्लिट होगा, जब हम लोग ये प्रोसेस पूरा देख चुके हैं, जब सेल डिवीजन होता है उसकी बात कर रहा हूं मैं, तो जब मेल का एक्स या वाई, तो ये अब पूरा चॉइस, मतलब चांस हो गया कि एक्स आता है कि वाई आता है। तो अगर मेल का एक्स आता है और एक्स के साथ ही मर्ज होने वाला है, तो एक्स एक्स फीमेल पैदा होगी, और अगर मेल का वाई आता है, तो अगेन गर्ल का एक्स एंड मेल का वाई, एक्स वाई, तो बेबी बॉय पैदा होगा। तो ये चीज भी क्लियर हो जाए कि मेल्स, हमारे यहाँ पे मेल्स, हमें मेल्स के अंडर बॉडी में होता है कि वो
बॉय पैदा हो कि गर्ल पैदा हो, हालांकि उसके कंट्रोल में भी नहीं रहता, इट इज प्योरली चांस, लक बाय चांस है कि वो कौन सा हार्मोन स्प्लिट होके जाके मर्ज होगा। तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है हमारे यहाँ पे। नाउ reproductive system with specific organ develops in the body of men and women due to these sex hormones only। तो ये सेक्स हार्मोन्स की वजह से ही, दैट इज टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन की वजह से ही एक मैन एंड वुमेन का बॉडी डेवलप होता है। X chromosome is present in men and women, whereas Y chromosome is present in men only। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। Now we shall study the structure and functions of human reproductive system। अब हम पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। उसमें भी सबसे पहले हम देखेंगे ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो अब अगेन एज यूजुअल, हमेशा से जैसे मैं पढ़ाता हूं आपको, पहले ये पूरा रीडिंग के पहले मैं आपको डायग्राम बताऊंगा, और इससे थोड़ा बेटर डायग्राम बताऊंगा। इसमें थोड़ा सा गलत ये है करके, सो मैं आपको एक डायग्राम बताऊंगा, उसके अंदर मैं आपको हर एक चीज पहले एक्सप्लेन करूंगा, पूरा प्रोसेस बता दूंगा, कैसे स्पर्म प्रोड्यूस होता है, कैसे वो इजैकुलेट होता है, कैसे आगे हम बढ़ेंगे। ओके, सो लेट मी क्विकली शेयर। ओके, तो ये तो काफी जूम्ड वर्जन है, तो थोड़ा सा दूसरा इमेज एक है। ओके, पहले तो ये साइड से कुछ ऐसा दिखेगा। अगर हम साइड से देखेंगे, नेमिंग पे अभी फिलहाल ध्यान मत दीजिए कुछ भी। जैसे कि आप देख सकते हो, हमने जो डायग्राम देखा उसमें स्ट्रेट सामने से कैसा दिखता है, उसे एंटीरियर व्यू कहा जाता है। सामने से कैसे दिखता है हमने वो देखा, राइट। तो ये साइड से कैसे दिखेगा, ये व्यू है। इसमें आपको यहाँ पे देखना है कि ये जो वास डेफरस आपको दिख रहा है, वास डेफरेंस, ये थोड़े से नाम बहुत ही टेक्निकल, अगेन टेक्निकल वर्ड्स है, बहुत प्यारे प्यारे। सो उस पे लाइक यू नो अभी फिलहाल एकदम से ये मत सोचिए कि अरे ये सब नाम कैसे याद होंगे, नाम याद हो जाएंगे, उसका टेंशन नहीं लेना है, पहले पूरा डायग्राम समझेंगे। तो वास डेफरेंस जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए पीछे की तरफ जाता है पूरा ब्लैडर, हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर, गैल ब्लैडर जिसको बोलते हैं, उसके पीछे जा रहा है। ये ब्लू वाला आप ट्रैक करिए, पीछे की तरफ जा रहा है, और ये हमारा ब्लैडर है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ब्लैडर है ये। ओके, इसके अंदर यूरिन स्टोर होता है। हमारा बॉडी में जितना भी वाटर प्योरीफाई, मतलब एक तरह से जितना यूज होने के बाद जो गंदा पानी होता है, एमोनिया वाला पूरा, वो गंदगी वाला पूरा पानी जो है वो ब्लैडर में स्टोर होता है। ब्लैडर जब फुल हो जाता है, तब हमारा बॉडी हमें इंडिकेट करता है कि हमें सुसु जाना है। ओके, सो ये ब्लैडर है। तो ये आपको पहले समझना था। स्ट्रेट वाले व्यू में ये क्लियर नहीं हो रहा था कि ये पीछे से जाके मिलता है, तो ये मुझे यहाँ पे पहले दिखाना था आपको कि ये पीछे से जाके मिलता है और ये ब्लैडर है पहले। ओके, सो ये साइड व्यू है, ये इसके अंदर। ओके, मुझे ये बीच में आ रहा है मेरा वीडियो, तो मैं वीडियो बंद कर देता हूँ। ओके, सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल ये देखिए, ये भी पीछे होता है, ब्लैडर के पीछे होता है सेमिनल वेसिकल। ये भी एक ग्लैंड है। इसका साइज एक पी जितना होता है, मटर मटर जितना होता है, उतना सा इसका साइज होता है। सेमिनल वेसिकल ये ब्लैडर के पीछे की तरफ है, ये आपको ध्यान देना है। ओके, फिर इजैक्यूलेटरी डक्ट, इजैक्यूलेटरी डक्ट भी आप देख रहे हो। डक्ट्स क्या होते हैं, बेसिकली पाइप समझ लो, सारे पाइप्स ट्यूब्स जो होते हैं उसे डक्ट कहा जाता है। ओके, सो ये इजैक्यूलेटरी डक्ट है जो यूरेथ्रा में मिलके यहां से आप देख सकते हो पीनिस से बाहर आएगा। सो ये एक साइड व्यू आपको दिखाना था सिर्फ मुझे पहले। ओके, ये अब पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है हम देखेंगे। ओके, एक और चीज यहां पे देखना है कि पूरा मैक्सिमम चीज जो है वो बॉडी के अंदर है, सिर्फ ये दो चीज बाहर है, पीनिस एंड टेस्टिस जो होते हैं वो बाहर होता है। बाकी सब कुछ जो आप डायग्राम में देखने वाले हो, ये हमारे बॉडी के अंदर, हमारे स्टमक के नीचे ये सारी चीजें हैं। ओके, तो ये चीज भी आपको दिखानी थी साइड व्यू से, तो वो इसके लिए ये मैंने इमेज यहाँ पे आपको बताया। एक और इसमें इमेज है, वो भी देखेंगे। हाँ, ये इमेज परफेक्ट है पूरा बताने के लिए। सो यहां पे पहले अगेन
इसमें भी मैं आपको कुछ चीजें पहले बता दूंगा, उसके बाद बाकी का हम फिर से इस पे आएंगे। सो सबसे पहले बॉडी के बाहर का हिस्सा जो हमारा है, जो टेस्टिकल्स है, 2 टेस्टिकल, ये सारे, पहली बात, सब कुछ जोड़ी जोड़ी में है एक्सेप्ट पीनस एंड द यूरेथ्रा जो है, उसके अलावा हर एक ऑर्गन यहाँ पे जोड़ी जोड़ी में अवेलेबल है, पेयरिंग में अवेलेबल है। ओके, टेस्टिकल्स जो होते हैं, टेस्टिकल्स पे ध्यान देंगे, इतना सा पार्ट हमारा टेस्टिकल, आई एम रेड से मार्क कर रहा हूं, एक सेकेंड, ये टेस्टिकल्स हैं। ओके, टेस्टिस, सिंगल से टेस्टिस भी कहा जाता है, टेस्टिस, सिंगल टेस्टिस भी कहा जाता है। ओके, इसी के अंदर टेस्टोस्टेरॉन, इसी से नाम आया उसका, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन बनता है, इसी के अंदर स्पर्म बनता है। अब इसके अंदर ये जो चीज है यहाँ पे, ओवरऑल आप देखिए कैसा सा है, इसके अंदर बहुत कुछ है, वो हम पहले अभी देख के आएंगे और फिर यहां से वापस कंटिन्यू करेंगे। तो अगेन थोड़ा सा वापस से, नाउ ये एक टेस्टिस के अंदर का पार्ट है, ये एक टेस्टिस के अंदर का पार्ट है। ओके, ये टेस्टिस के अंदर का पार्ट है, जिसके अंदर आप देखिए यहाँ पे जो सारे नाम, अब पूरे टेक्निकल नाम है, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूबल्स, सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूबल्स, इसके अंदर जो है आपका स्पर्म बनता है, इसी के अंदर आपका स्पर्म बनता है। ओके, स्पर्म प्रोड्यूस होता है, इट प्रोड्यूसेस स्पर्म। बीच में ये रेटेटेस्टिस करके है, ये बीच में रेटेटेस्टिस है। ओके, ये सारे टेक्निकल नाम्स है, पार्ट्स ऑफ अंदर का पार्ट है पूरा ये, ठीक है। अब इसके बाद यहां पे स्पर्म प्रोड्यूस होने के बाद रेटेटेस्टिस की हेल्प से ये सब चले जाते हैं एपिडिडिमिस में। अब ये पूरा जो डार्क कलर का आपको दिख रहा है, पूरा जो ऐसे पूरा डार्क, ये जो है ये पूरा एपिडिडिमिस है, एपिडिडिमिस है। एपिडिडिमिस के अलग अलग पार्ट्स को नाम दिया है, हेड ऑफ द एपिडिडिमिस, टेल ऑफ द एपिडिडिमिस यानी खत्म हो रहा है, और बीच में बॉडी ऑफ द एपिडिडिमिस। ओके, तो ये पूरा चीज जो है, इतना पार्ट जो है, ये एपिडिडिमिस है। ओके, इतना पार्ट जो है ये टोटल 6 मीटर लंबा होता है, बहुत बड़ा होता है 6 मीटर। ओके, 6 मीटर, 6 मीटर लंबा ये पूरा, उलझा हुआ सा पूरा एक लाइक ट्यूब है पूरा। ओके, स्पर्म जो है इसके अंदर एंटर करता है, स्पर्म जो है इसके अंदर एंटर करता है, इसके अंदर एंटर करके वो पूरा जो जर्नी जो होता है, वो जर्नी में मैच्योर होता है, स्पर्म का टेल्स भी आ जाता है। जब ये इसमें जाता है तो टेल, स्पर्म का शेप, आप एक नॉर्मल शेप में बना रहा हूं, और ये आप बाजू में इमेज भी देख सकते हो। सो स्पर्म का शेप कुछ ऐसा होता है, जिसमें यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, ये हेड है स्पर्म का, ये बॉडी है जहां पे मिटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है, और ये टेल है स्पर्म का। ओके, सो ये टेल से वो लाइक आगे बढ़ता है, तो ये मैच्योर होता है, ये बहुत छोटा होता है, ये धीरे धीरे मैच्योर होता है, ये पूरे जर्नी के टाइम जब वो एपिडिडिमिस से पास होता है, 6 मीटर जो पूरा लंबा ये है उससे पास होता है, और यहां यहां बाहर की तरफ आ रहा है, थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं इसको, यहां पे बाहर की तरफ इसमें आता है, विच इज वास डेफेरस, वास डेफेरेंस, इसके प्रोनाउंसिएशन थोड़े अजीब है, वास डेफरेंस में एंटर करता है। ओके, सो ये पूरा इतना उसने ऐसे 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 जर्नी करता है अंदर पूरा 6 मीटर की, और यहां से वास डेफरेंस में आता है। तो ये एक हमने अंदर का पढ़ लिया, अब वास डेफरेंस से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो लेट्स अगेन गो टू द जूम आउट वर्जन ऑफ द ऑफ द इमेज ऑफ द डायग्राम। सो यहां से भी मैं आपको बता सकता हूं सेम चीज, देखिए अगेन लेट मी कनेक्ट ऑल द पार्ट्स। तो ये यहाँ पे देखिए अंदर ये पूरा बन रहा था, अंदर ये पूरा बन रहा था सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में, और वो यहां से बाहर आया 6 मीटर एपिडिडिमिस से बाहर आके कुछ ऐसे यहां से वास डेफरेंस में इसमें आ जाता है, इसमें वो स्पर्म जो है हमारा
वो इसमें आने लगता है, जो ब्लैडर के पीछे से हमारे बॉडी के अंदर है अभी ये, ठीक है, बॉडी के अंदर है, उसमें अंदर आ जाता है और इजैकुलेटरी डक्ट के यहाँ पे आके थोड़ा सा समझो एक तरह से होल्ड हो जाता है। ओके, इसके अंदर यहाँ पे अब स्पर्म के अंदर बहुत सारी चीजें एड ऑन हो जाती है। सेमिनल वेसिकल्स, सेमिनल वेसिकल्स में से कुछ फ्लूइड्स, फ्लूइड्स यानी कि एक तरह से लिक्विडी चीजें आप समझ सकते हो, वो ऐड होता है जो उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, स्पर्म की मोबिलिटी बढ़ाता है। नीचे यहाँ पे अगेन लेट मी मार्क दिस विद डिफरेंट कलर, ये जो आप देख रहे हो ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सारे अलग अलग ग्लैंड्स है, प्रोस्टेट ग्लैंड नाम है इसका, प्रोस्टेट। ये भी कुछ सेक्रीशंस करता है, सेक्रीशंस यानी कि ये भी कुछ लिक्विड अंदर छोड़ता है, ये मोबिलिटी बढ़ाने के लिए, यानी कि स्पर्म को हेल्दी रखने के लिए, क्योंकि अभी स्पर्म की जर्नी चालू होना बाकी है, स्पर्म की जर्नी बहुत लंबी है, स्पर्म को एनर्जी चाहिए, तो ये सारा जो है ये उनको न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करने के लिए सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सारे ग्लैंड जो है ये सब काम करके सबके सब एक साथ मिलके इजैकुलेटरी डक्ट में उसके साथ मिक्स हो जाते हैं। जब ये सब हो जाता है उसे सेमेन कहा जाता है, सेमेन। सेमेन के अंदर स्पर्म मिक्स है, स्पर्म प्लस ये सब फ्लूइड्स अलग अलग मिक्स है जो उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं और उसे और जिंदा रख रहे हैं ज्यादा समय तक। ओके, तो ये आपको ये लॉजिक भी समझना है। फिर ये जब आगे और जाता है तो यहां पर वो काउपियस, कॉपर्स, काउपर्स कहेंगे, एग्जैक्टली इसका प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं पता। काउपर्स ग्लैंड एक होता है जो बहुत ही छोटा सा होता है, बहुत ही छोटा सा होता है। वो क्या करता है, ये होने से पहले यहां पर ये दोनों तरफ होता है, ये जो है यूरेथ्रा को पूरी तरह से पहले क्लीन कर देता है, क्योंकि यूरेथ्रा में से ही हमारा यूरिन भी पास होता है, तो यूरिन एसिडिक होता है, एसिडिक होता है, और वो सेमेन यानी स्पर्म को मार देगा, स्पर्म को किल कर देगा। सो ये ना हो, इसलिए जब इरेक्ट होता है हमारा पेनिस, इरेक्ट होता है, तब काउपर्स ग्लैंड इजैकुलेशन डक से आगे, मतलब आगे की तरफ यहां पर उसको यूरेथ्रा को क्लीन कर देता है एक तरह से पूरा। ओके, एंड फिर और कुछ फ्लूइड्स मिक्स करके सेमेन के साथ मिक्स होके वो पूरा यहां से बाहर इजैकुलेट होता है जब पीनिस इरेक्ट होता है। ओके, सो ये एक पूरा मैंने प्रोसेस आपको बताया। अगेन इसको थोड़ा सा दूसरा जो डायग्राम है, थोड़ा सा और डिटेल डायग्राम जो है उसमें भी ये पूरा एक बार देख लेते हैं, होप आपको समझ में आ रहा है। सो ये अब जो मैंने सब नाम आपको बता रहा था वो नाम के साथ पूरा मैं बता रहा हूं फिर से आपको। तो यहां पे हमारा स्पर्म प्रोड्यूस हुआ, लेट मी मार्क इट आउट विथ रेड। यहाँ पे वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स थे, सेमिनल सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स थे, इसके अंदर से एपिडिडिमिस का इधर पूरा गुच्छा पड़ा था 6 मीटर्स का, उसमें से पास होके हमारा वास डेफेरेंस, वास डेफेरेंस में स्पर्म आ गया, स्पर्म बॉडी के अंदर एंटर कर चुका है, ब्लैडर के पीछे से जाते हुए वो यहां पे आता है, जब उसके अंदर सेमिनल वेसिकल से फ्लूइड्स आता है जो उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, वो इजैकुलेटरी ग्लैंड की तरफ बढ़ता है जहां पर नीचे से थोड़ा प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो अपना फ्लूइड्स इंक्लूड करता है, अगेन जो उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जो स्पर्म को मोबिलिटी देंगे, और वो आगे की तरफ यहाँ पे आता है और ये यूरेथ्रा से यहाँ पे निकल जाता है। तो ये उसका पूरा जर्नी है। ओके, नाउ इसमें अगेन कुछ जो हमने नाम कवर नहीं किए, तो जो टेस्टिस है उसको पहली बात बॉडी के बाहर क्यों है, ये बॉडी के बाहर इसीलिए है क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो स्पर्म प्रोडक्शन के लिए सूटेबल नहीं होता है, स्पर्म को थोड़ा सा बॉडी टेम्परेचर से कम कूल टेम्परेचर चाहिए होता है प्रोड्यूस होने के लिए, फॉर्म होने के लिए, पैदा होने के लिए। तो इसीलिए पहली बात, ये एक ही ऐसा ऑर्गन है हमारा जो बॉडी के बाहर मौजूद है, जिसको टेस्टिस, दो टेस्टिस होते हैं, उसको पूरा कवरिंग करने वाला हिस्सा जो पूरा होता है उसे
स्क्रोटम कहा जाता है, उसे स्क्रोटम कहा जाता है। दोनों को एक साथ मिला के टेस्टिकल कहा जाता है। टेस्टिकल्स से स्पर्म बन के एपिडिडिमिस से पास होके वास डेफरेंस में जाता है। वास डेफरेंस से होते हुए वो सेमिनल वेसिकल के पास पहुंचता है, वहां से कुछ फ्लूइड्स उसके अंदर आते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड से कुछ फ्लूइड्स उसके अंदर आता है। अब वो सेमेन बन चुका है। अब तक वो सिर्फ स्पर्म था, यहां जब निकला था एपिडिडिमिस से स्पर्म था, अब वो यहां पर इनके फ्लूइड्स ऐड होने के बाद सेमेन बन चुका है। और आगे इसके अंदर वो नहीं दिया है, काउपर्स ग्लैंड नहीं दिया हुआ है इसके अंदर। तो काउपर्स ग्लैंड यहाँ पे पहले ये ट्रैक, इसके अंदर यूरिन हो सकता है बचा कुचा थोड़ा बहुत, तो वो क्लियर कर देगा ताकि एसिडिक यूरिन जो है वो सब साफ हो जाए और सेमेन के लिए रास्ता बन जाए। ओके, तो ये पूरा प्रोसेस आपको मैंने बता दिया। यूरेथ्रा नाम, ये सब नाम याद रखना है। एंड लेट्स नाउ, आई गेस सब कुछ मैंने बता दिया, मेन चीजें। अब सिर्फ टेक्स्ट बुक में ये सब एक बार रीड करेंगे अच्छे से। होप आपको समझ में आया होगा। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पढ़ रहे हैं। यहां पर भी देखिए आप, यहाँ पे आपको फिर से सेम डायग्राम अच्छी तरह से सब कुछ दिया है, लेकिन ये फ्लैट देख के समझ में नहीं आता कौन किधर से जा रहा है, इसलिए मैंने आपको पूरा अलग तरीके का दिखाया। नाउ, male reproductive system of human consists of testes, various ducts and glands. Testes are present in the scrotum. हमने देखा था स्क्रोटम के अंदर मौजूद था। मैं अगेन सारी चीजें मार्क करते जाऊंगा। स्क्रोटम के अंदर ये मौजूद होते हैं, ये स्क्रोटम, ये पूरा एक स्क्रोटम है, ठीक है, उसके अंदर मौजूद होते हैं टेस्टेस। टेस्टेस कंटेन न्यूमरस सेमिनिफेरस ट्यूबल्स। उसके अंदर हमने देखे थे कितने छोटे छोटे ट्यूबल्स थे जिसके अंदर सेमिन, जिसके अंदर स्पर्म बनता है, जिसके अंदर स्पर्म बनता है। जर्मिनल एपिथेलियम प्रेजेंट इन द ट्यूबल्स। अब उनके अंदर का पार्ट का नाम है, जो सेमिफेरस ट्यूबल्स के अंदर जो पार्ट है उसका नाम है जर्मिनल एपिथेलियम। ओके, वो ही जर्म सेल यानी स्पर्म, जर्म सेल यानी स्पर्म बनाता है। ओके, अब सेक्स सेल्स, ये स्पर्म कैसे बनता होगा, कौन से प्रोसेस से बनता होगा, ये तो आपको पता ही होगा। डिवाइड बाय मायोसिस। देखिए मायोसिस हमने कितनी अच्छी तरह से पढ़ा था। सेक्स का जो हमारा सेक्स सेल्स है वो ही मायोसिस प्रोसेस से होता है, बाकी सब कुछ मिटोसिस से होता है। सो मायोसिस से दे प्रोड्यूस स्पर्म बनता है। दो स्पर्म्स आर सेंट फॉरवर्ड थ्रू वेरियस ट्यूब्यूल्स। ये बहुत अलग अलग ट्यूब से आगे जाते हैं। सीक्वेंस ऑफ द ट्यूब्यूल्स आर, तो रेटेटेस्टिस तो हमने देखा था फर्स्ट इमेज में, रेटेटेस्टिस से जा रहा था। फिर रेटेटेस्टिस से लेके एपिडेमिस के बीच में एक आता है वास एफेरेंस। ये डेफेरेंस अलग है, एफेरेंस अलग है, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे, ठीक है। ये लोग ने डायग्राम में भी नहीं बताया हुआ है। सो वास एफेरेंस अलग चीज है, वहां से वो एपिडिडिमिस में जाता है। फिर 6 मीटर का जर्नी कवर करके वास डेफेरेंस में जाता है, वहां से वो इजैकुलेटरी डक्ट में आ जाता है, और वहां से लास्ट यूरिनोजेनिटल डक्ट यानी कि यूरेथ्रा जो है यहां पर यूरेथ्रा में आ जाता है, यूरिनोजेनिटल डक्ट में आ जाता है। सो ये पूरा हमने जर्नी देख लिया। ओके, लेट्स थोड़ा नीचे कर लेते हैं, रीड करते हैं। Seminal vesicles secrete their secretion in ejaculatory ducts, whereas prostate gland and Cowper's gland secrete their secretion in urinogenital duct. तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया सेमिनल वेसिकल अपना फ्लूइड्स जो होता है, लिक्विडी चीज, वो अपना छोड़ते हैं और स्पर्म के साथ मिक्स होके सेमिन बन जाता है वो। और प्रोस्टेट ग्लैंड एंड काउपर्स ग्लैंड भी अपना सिक्रेशन एड ऑन करते जाते हैं। सेमेन इज फॉर्म्ड ऑफ स्पर्म्स एंड सिक्रेशन ऑफ ऑल द ग्लैंड्स। इस सबको मिला के सेमेन कहा जाता है। सेमेन इज इजैकुलेटेड आउट थ्रू पेनिस। ऑल द ऑर्गन्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर पेयर्ड एक्सेप्ट यूरिनोजेनिटल डक्ट, पीनिस एंड स्क्रोटम। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया, सब जोड़ी जोड़ी में अवेलेबल है एक्सेप्ट द पीनिस, स्क्रोटम एंड द मेन यूरेथ्रा। सरप्राइजिंग फैक्ट्स में आपको वही चीजें दी है। लेंथ ऑफ द एपिडिडिमिस इज 6 मीटर्स, लेंथ ऑफ द स्पर्म इज अबाउट 60 माइक्रोमीटर्स। माइक्रोमीटर्स बहुत छोटा होता है, बहुत बहुत छोटा होता है माइक्रोमीटर्स। सच अ स्मॉल स्पर्म हैज टू क्रॉस अ डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेट 6.5 मीटर्स का टोटल उसे क्रॉस करना होता है, तब जाके वो फीमेल वेजाइना में जाता है आगे। स्पर्म नीड्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, फॉर दिस पर्पस फ्रुक्टोज इज प्रेजेंट इन द सीमेन। तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला स्पर्म को एनर्जी चाहिए पूरा इतना जर्नी कवर करने के लिए आगे, तो फ्रुक्टोस जो शुगर है हमारा,
फ्रुक्टोज जो है वो मौजूद होता है, वो चीज जो है, ये जो फ्लूइड जो कब से हम पढ़ रहे हैं कि फ्लूइड सेक्रेट किया, तो वो फ्लूइड में क्या मौजूद है, उसके अंदर फ्रुक्टोज मौजूद है स्पर्म के एनर्जी के लिए। ओके, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको ये आया इसलिए मुझे पता है तो बताऊंगा कि जो रेप विक्टिम्स होते हैं उनका कैसे पता लगाया जाता है कि रेप हुआ है कि नहीं। वो लोग कहते हैं ना चेकिंग करना पड़ेगा, तो हाउ व्हाट डू दे चेक, वो लोग वजाइनल ट्रैक में दे चेक फॉर फ्रुक्टोज। अगर फ्रुक्टोज का मौजूद मिले, फ्रुक्टोज मिलता है टेस्ट करने पे, तो इट इज कॉल्ड कि रेप हुआ है करके। सो इस बेसिस पे, फ्रुक्टोज के टेस्टिंग के बेसिस पे पता लगाया जाता है। इतना लाइक ये बस आपको बता रहा हूँ कितनी कैसी हमने चीज बनाई कि इस चीज पे हम लोग रिसर्च करके उस बेसिस पे हम लोग पता लगाते हैं। आगे है ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके लिए भी मैं आपको अगेन इमेज शेयर करूंगा और उसमें पढ़ाऊंगा। ओके, सो सबसे पहले तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा इम्प्लांटेड होता है फीमेल्स में। तो ये मुझे थोड़ा बताना था कि ये पोजिशनिंग कैसी है फीमेल्स के अंदर, कैसे कहाँ पे होता है वो, एकदम अंदर की तरफ पूरा मेल ऑर्गन बाहर था, ओके, और फीमेल पूरा ऑर्गन अंदर होता है, और जस्ट स्टमक के नीचे पेल्विक एरिया में पूरा होता है। तो ये मुझे आपको पहले बताना था सबसे पहले। ओके, अब इसको हम इसको मैं अब पहले आपको पूरा बताऊंगा कैसे ये पूरा काम करता है। सो लेट मी, सो एज यू कैन सी ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये अंदर की तरफ है पूरा, आपको समझना है पहले। ओके, पैल्विक रीजन में ये पूरा आ जाता है। ओके, इसको अब नेमिंग करते हैं। ये है आपके ओवरीज, सिंगल ओवरी कहेंगे, दोनों को मिला के ओवरीज, दोनों तरफ होते हैं। ओके, ओवरीज कहे जाते हैं। ये भी ओवरी है, ओवरी। ओके, नाउ यहां पे ही सारा मेन काम होता है और एग फॉर्म होता है, एग बनता है। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्पर्म बनाता है, वैसे फीमेल का काम है एग बनाना। ओके, सो ये एग वगैरह प्रोडक्शन यहीं पे होता है, वो डिटेल में हम पहले बाद में देखेंगे। पहले मेन एग बनने के बाद क्या होता है वो पूरा सब देख लेंगे। ओके, सो एग यहाँ पे फॉर्म होता है, और ये ट्यूब जो आप देख रहे हो, ये पूरा एक जो ट्यूब है, बहुत ही पतला सा ट्यूब है, उसे कहा जाता है फेलोपियन ट्यूब। तो ये सब नाम थोड़े आपको याद रखना है। ये फेलोपियन ट्यूब है, दोनों तरफ फेलोपियन ट्यूब है ये। ओके, नाउ ये जो पार्ट है, लेट मी चेंज कलर्स, ये जो पार्ट है पूरा, ये है आपका जिसे हम कहते हैं, सिंपल भाषा में कहूं तो वूम, गर्भ। ये वूम है, इसे हम यूटरस भी कहते हैं, यूटरस भी कहते हैं। इसी में आप देखिए, इसी में बच्चा बड़ा होता है, इसी में बच्चा, आप मैं सब, हम लोग सब इसी में बड़े होते हैं। यही वो है जहां पर एक बच्चा जाइगोट जो है एम्ब्रियो का फॉर्म लेता है, एंड वो धीरे 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 मिटोसिस प्रोसेस होते होते 9 महीने में यहीं पे, यही रीजन में बच्चा पैदा होता है। ओके, यूटेरस, वूम्ब। ओके, ये याद रखेंगे। फिर ये हमारा मेन वजाइना है। ओके, अगेन ये पार्ट जो है वजाइना है। ओके, वजाइना ओपनिंग है ये। यहाँ पे पीनस, सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम पे पीनस यहाँ पे स्पर्म रिलीज करता है, स्पर्म अंदर की तरफ जाता है एंड एग को मिलता है। तो ये अब प्रोसेस देखेंगे। सो लेट मी अगेन शो, लेट्स से यहाँ पे एग फॉर्म हुआ है। एग जैसे ही यहाँ पे फॉर्म होता है, ओके, फॉलिक, पहली बात तो इसे एग पूरा एग्जैक्ट एग नहीं बनता है, अंदर बहुत सारा यहाँ पे अंदर प्रोसेस, ओवरी के अंदर बहुत ज्यादा प्रोसेस होता है यहाँ पे, वो हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में क्या है वो। लेकिन पहले एक ओवरऑल बिग पिक्चर देख लेते हैं कि एग बन गया, उसके बाद क्या। तो एग यहाँ से ट्रैवल करते हुए यहाँ आके कहीं पे रुक जाता है। ओके, यहाँ आके समझो कहीं रुक जाता है वो एग। नाउ
अब यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ कलर ताकि वो पीछे बैकग्राउंड से मैच ना करे, व्हाइट ब्लैक। सो ब्लैक कलर का एग बनाया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ओके, सो ये एग यहाँ पे ये ट्रैक में आके रुक जाता है। ये देखो इस तरफ ये लोग ने क्लोज्ड पूरा बताया, ये अंदर का ये ओपन दिखाने की कोशिश की, ये क्लोज्ड अंदर का बताया, ये क्रॉस सेक्शनल, ये क्लोज्ड है। सो अब पहली बात, दो है तो ऐसा नहीं है कि दो एग रिलीज होते हैं। ईच मंथ एक एग रिलीज होता है इन नॉर्मल केसेस। कभी कभार दो भी हो सकता है दोनों तरफ से, ठीक है। अब अल्टरनेट होता है, अगर कोई एक मंथ ये रिलीज कर रहा है तो सेकेंड मंथ ये रिलीज कर रहा है, थर्ड मंथ ये रिलीज कर रहा है। सो ये अल्टरनेट प्रोसेस होता है। लेकिन इसमें भी कभी कभार ऐसा हो सकता है कि दोनों तरफ एग मौजूद है, ऐसा हो सकता है कि दोनों तरफ एग मौजूद है। तो ये बात भी आपको समझनी है, याद रखनी है एक तरह से। ओके, सो अब एग प्रोड्यूस होता है, एग बनता है। ओके, एग बनता है और फिर जब अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो यहां पे स्पर्म्स आते हैं, यहां पे स्पर्म्स आते हैं, राइट, यहां पे स्पर्म रिलीज होते हैं। एक्चुअली सेमेन होता है, सेमेन इजैकुलेट होता है। मेल इजैकुलेट सेमेन, इजैकुलेशन यानी कि छोड़ देना, इजैकुलेट करता है, इजैकुलेट सेमेन करते हैं जिसके अंदर स्पर्म्स मौजूद है, स्पर्म्स। अब स्पर्म्स का जर्नी बहुत बड़ा है। अब उनको ये सब क्रॉस, सर्विक्स, इस एरिया को सर्विक्स कहा जाता है, सर्विक्स कहा जाता है। ओके, इसको क्रॉस करता है। अच्छा, ये जो इमेज है इसके अंदर ये वॉल्स थिक है, ये हमेशा इतनी थिक नहीं रहती है। ये भी क्या है मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मैंने जानबूझ के थिक वाला इमेज लिया हुआ है। सो हमेशा इतनी थिक नहीं रहती, आप सोचोगे कि जगह ही नहीं है वैसा कुछ। ओके, तो यहां से सेमेन बेसिकली सब मिलियंस, बाय द वे कितने सीमेंस एक बार में एक इजैकुलेशन में एक बार जब मेल इजैकुलेट करता है उसमें मिलियंस ऑफ स्पर्म मौजूद हैं, ठीक है। तो स्पर्म्स, मिलियन ऑफ स्पर्म्स कितने, यहीं पे आधे मर जाते हैं, यहाँ पे आधे मर जाते हैं, आधे मर जाते हैं, बहुत सारे मरते जाते हैं। जो अनहेल्दी होते हैं मरते जाते हैं, अनहेल्दी होते हैं मरते जाते हैं, और आधे डिवाइड हो जाते हैं, इधर जाएंगे आधे इधर जाएंगे। दे आर फाइंडिंग एग, ये एग की तलाश में जा रहे हैं। जो सबसे हेल्दीएस्ट एक्चुअली, जो सबसे हेल्दीएस्ट है सब में, वो आगे बढ़ते जाता है एग के तलाश में। लेट्स से हम एक तरफ का ही देखेंगे फिलहाल। लेट्स से यहां पर वो आया और इस एग के साथ मिल गया। ये जो मिलना हुआ यहाँ पे एग और स्पर्म का, इसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन, इसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। जहां पे पहली बार स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं उसको फिर हम कहते हैं जाइगोट, उसी को हम कहते हैं जाइगोट। तो ये इतना प्रोसेस आपको समझना है पहले। अब इसके, ये जब होता है साइड बाय साइड क्या होता है एक फीमेल बॉडी में, वो अब बात करेंगे। ओके, सो अगेन यहाँ पे जाइगोट समझो, हम पहले बात करेंगे जाइगोट फॉर्म हो गया यानी कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम ना, हमारा सक्सेस हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, उसका हम पहले सिनेरियो देखेंगे। जब ये नहीं होता है तब क्या होगा वो हम बाद में देखेंगे। तो ये तो आपको दिखाने के लिए मैं इतना बड़ा सा बना रहा हूं, ये ट्यूब से तो छोटा ही होता है, कॉमन सेंस की बात है। सो यहां पर जाइगोट फॉर्म होता है जब ये पहली बात, जब यहाँ पे एग रिलीज हुआ था, ओवरीज के अंदर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और बहुत ही सिस्टमैटिक प्रोसेस है हमारे बॉडी का। ओवरीज यहां से, ये जो ट्यूब है ना यहां से इधर यहाँ पे जो यूटेरस को सिग्नल करती है कि मैंने एग रिलीज किया हुआ है, मैंने एग रिलीज किया हुआ है। जब ये सिग्नल यूटेरस को मिलता है तब यूटेरस जो है ये थिक होने लगता है। जो ये थिकनेस दिख रहे हो ना इतना जाड़ा सा, वो थिक होने लगता है, वरना ये कम होता है, ये छोटा होता है ये थोड़ा सा। ये वॉल जो है, ये वॉल का भी नाम है, ये हम देखेंगे पूरे टेक्निकल नाम के साथ हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में। बट आपको मैं ये सिस्टम पहले पूरा प्रोसेस बताना चाहता हूं आपको कि ये थिक होने लग जाती, इसके अंदर हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं, बॉडी को सिग्नल मिलने लगते हैं। अलग अलग हार्मोन्स है जो हम देखने वाले हैं, FSH
इसके फुल फॉर्म वगैरह सब कुछ मैं बताऊंगा आपको अभी। FSH, LH, फिर एस्ट्रोजन, सबसे ज्यादा तो एस्ट्रोजन, एंड प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्टेरॉन एक्चुअली, प्रोजेस्टेरॉन, ये मेन हार्मोन्स है। ये सब अंदर रिलीज होता है एंड ये जो है पूरा यूटेरस को लाइक प्रिपेयर कर देता है प्रेगनेंसी के लिए, प्रेगनेंसी के लिए, प्रेगनेंसी के लिए। अब ये बाहर ना चला जाए एग, लाइक एक तरह से बोले तो ये अच्छा कंफर्टेबल जोन हो जाए, और यहाँ पे एम्ब्रियोज, एम्ब्रियोज जो फॉर्म होंगे, एम्ब्रियोज, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की स्पेलिंग पता नहीं क्या लिख रहा हूं, एम्ब्रियो जो होते हैं वो यहाँ पर इम्प्लांट, इम्प्लांटेशन होंगे, इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन यानी वहां पे वो एक तरह से स्थापित हो जाएंगे और वहां पे ग्रो होंगे। यहाँ पर एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बन के ग्रो होगा, यहाँ पे इम्प्लांट हो जाएगा इसके ऊपर, और उसको ये जो गाढ़ा इतना हुआ है उसे न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करेगा, और धीरे धीरे मल्टी सेल्यूलर बनते बनते 9 महीने में यहाँ पर बेबी बनते जाएगा। तो ये पूरा जो है प्रोसेस होता है जिसमें विमेन बर्थ मतलब चाइल्ड को अपने अंदर बड़ा करती है। और आफ्टर सम टाइम, पहले तो ये एम्ब्रियोज को ये इनसे न्यूट्रिशंस मिल रहा था, ओके, इनसे न्यूट्रिशंस मिल रहा था, लेकिन आफ्टर सम टाइम प्लेसेंटा, प्लेसेंटा या प्लेसेंटो क्या बोलते हैं, मैं भूल चुका हूं इसका प्रोनाउंसिएशन, प्लेसेंटा यानी जो हमारा पेट का नाभि, नाभि जिसको बोलते हैं, वो मॉम के नाभि से अंदर से कनेक्ट हो जाता है, जिससे फिर हमें आगे न्यूट्रिशन मिलने शुरू हो जाता है। तो ये एक पूरा मैंने आपको बताया कि अगर प्रेगनेंसी होती है तो क्या प्रोसेस होता है। ओके, नाउ आई एम गोना टॉक अबाउट जब प्रेगनेंसी नहीं होती है तब क्या होता है। तो सबसे पहले फीमेल जैसे ही प्यूबर्टी हिट करती है, प्यूबर्टी हिट करती है एट द एज ऑफ 12 to 14 टाइम होता है, इट मींस now she is capable of carrying a child, she is bear a child, to bear a child, यानी बच्चा पैदा करने के लायक बॉडी बन गई, स्टार्ट हो गई है। ओके, फिजिकली और मेंटली अभी भी रेडी नहीं होती है, बट उसका बॉडी स्टार्ट हो चुका है। इसीलिए ये टाइम पे मतलब पहले ये इस एजेस में बहुत सारे लोगों की शादी करा दी जाती थी, क्योंकि बच्चा पैदा हो सकता है तो शादी करा दो, ऐसा इनका लॉजिक था पहले। तो यहां पर प्यूबर्टी हिट होती है, बॉडी में चेंजेस आते हैं, बॉडी का शेप चेंज होता है, बॉडी डेवलप हो जाती है, फिगर चेंज हो जाता है, एंड बॉडी में हर जगह पे एस्ट्रोजन की वजह से ये सारी चीजें होती है। एवरी मंथ, ईच मंथ, अच्छा, जब वो पैदा, पहली बात तो आप थोड़ा सा और पीछे चले जाते हैं, जब वो पैदा होती है, जब फीमेल पैदा होती है, तभी ही उसके अंदर, ओवरीज के अंदर, तभी ही उसके अंदर बहुत सारे वो एग क्रिएट करने के एक तरह से हम बोल सकते हैं बहुत सारे मौजूद होते हैं ऑलरेडी, जो वो एग मैच्योर कर करके बाहर आते हैं। सो पहले से ही उसके अंदर एग मौजूद करने के, ओवरीज में बहुत सारे पहले से एक तरह से हम बोलेंगे फॉलिक, फॉलिक टिश्यूज जो होते हैं, फॉलिक, हम ये वर्ड अभी पढ़ने वाले हैं तो आपको मैं बता ही देता हूँ। फॉलिक टिश्यूज जो होते हैं, फॉलिक सेल्स जो होते हैं, बहुत सारे मौजूद होते हैं, जिसके अंदर ऑसाइट, ऑसाइट इसका प्रोनाउंसिएशन है मेरे ख्याल से, ऑसाइट बहुत सारे पहले से मौजूद होते हैं, जो आगे जाके एग बनते हैं, जो आगे जाके एग बनते हैं। ऑसाइट इज नथिंग बट इमेच्योर एग, इमेच्योर एग को ऑसाइट कहा जाता है। सो ऑसाइट जब लड़की पैदा होती है तभी उसके अंदर बहुत सारे मौजूद होते हैं, और जब प्यूबर्टी हिट होती है तब वो एक्टिव हो जाते हैं, तब वो एक्टिव हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, मतलब ये सिस्टम एक्टिव हो जाता है, ये ऑर्गन सिस्टम एक्टिव हो जाता है। फिर एवरी मंथ एक एक मैच्योर होके एक एक एग एक एक साइड से रिलीज होने लगता है, एक एक साइड से एग रिलीज होने लगता है, एक एक मंथ में एक एक एग रिलीज होने लगता है। ओके, नाउ इसके आगे फिर क्या होता है। एग तो इधर बन गया, चलो फिर से मैं एग बना रहा हूं, यहाँ पे इधर एग बन गया। अब जब ये होता है, जब अंदर क्या क्या हुआ था एग बनने के पहले, थोड़ा फिर से इसमें रिवर्स जाएंगे। तो यहां पे एफ, मैंने आपको जो बोला था एफ एच एस, सॉरी FSH, जो मैंने आपको बोला था FSH, दैट इज फॉलिक स्टिमुलेटिंग, फॉलिक, फॉलिक
फॉलिकल एक्चुअली बोलेंगे, फॉलिक नहीं, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, ये क्या करते हैं, ये अंदर, ये सारा ओवरिस के अंदर हो रहा है, ठीक है। फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन जो होते हैं वो जो है वो अंदर रिलीज होते हैं एंड एग ओसाइट से एग बनाते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस भी मैं अलग से आपको बताऊंगा, अभी खाली ऊपर ऊपर से बता रहा हूं। खाली ये आपको लॉजिक समझना है कि फीमेल बॉडी हार्मोन ऐसे बनाती है जिससे वो एग प्रोड्यूस होने लग जाते हैं, ओके, जब उसकी प्यूबर्टी हिट होती है। जब ये एग रिलीज होता है उसी के साथ यहां से वो इशारा कर देती है उसकी बॉडी कि यहाँ पे यूटेरस को सिग्नल मिल जाता है, यहां से सिग्नल मिल जाता है कि बाबा एग रिलीज हुआ है। सो वो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन ये सारा चीज जो है ये सब हार्मोन रिलीज होते हैं जिससे ये वॉल थिक होने लग जाती है, ओके, वॉल थिक होने लग जाती है। अब समझो स्पर्म नहीं आया, यानी सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं हुई, ओके, सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं हुई, इट मीन स्पर्म नहीं आया। ऐसे केस में अब यहां पे क्या होगा वो मैं आपको अब बताऊंगा। तो जब ऐसा होता है, सो पहली बात इसका एक ओव्यूलेशन पीरियड होता है, ओव्यूलेशन पीरियड बोलते हैं। ओव्यूलेशन पीरियड यानी वो टाइम, वो पीरियड, वो दिन, वो कुछ दिन, सिर्फ एक 24 आवर्स से मेरे ख्याल से 2 दिन का ही टाइम होता है, 1 से 2 दिन का ही टाइम होता है, 1 से 2 डेज का ही ओव्यूलेशन पीरियड होता है। उसके अंदर ही एग जो है यहाँ पे आके रुक जाता है बरोबर 14 डेज में, इधर आके रुक जाता है और यहां पर ओव्यूलेशन पीरियड चालू हो जाता है उसका। अगर वो 1 दिन या 2 दिन के अंदर फर्टिलाइज नहीं होता है, फर्टिलाइज नहीं होता है, तो अब फर्टिलाइजेशन तो हुआ नहीं, तो क्या होगा, तो जब ऐसा होता है 1-2 दिन ये हो जाता है, ये वापस से एग एक तरह से टूटने लग जाता है, एक तरह से एग जो है वो पूरा का पूरा जो फॉर्म हुआ है वो टूटने लग जाता है, ओके। वो जब टूटता है, एग जब रिलीज हुआ था तो एक कवरिंग टूट जाता है, वो कवरिंग जो है उसी ने यहाँ पे यूटेरस को कहा था कि मैंने एग रिलीज यहाँ पे छोड़ा हुआ है और तू एस्ट्रोजन का मात्रा बरोबर मेंटेन करना, प्रोजेस्टेरॉन का मात्रा ये सब मेंटेन करना, ताकि ये वॉल थिक रहे और यहां पर एम्ब्रियो जब आए तब उसको जगह मिले यहां पे इम्प्लांटेशन की। ये इसको सिग्नल किया रहता है बॉडी को, ओके। अब ये जब नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो उसने ही वो ही कवरिंग जो रहता है यही चीज सिग्नल करती है बॉडी को, यही हार्मोन्स एफएसएच, एलएच, यही सब बॉडी को सिग्नल करते हैं कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। तो फर्टिलाइजेशन जब नहीं होता है और बॉडी को सिग्नल ऐसा मिलता है, तो ये जो थिक वॉल पूरा बना है, ये जो थिक वॉल पूरा बना है वो धीरे धीरे लाइक निकलने लगता है, टूटने लगता है। ये भी वॉल ऊपर बन गया है, ठीक है, ये सब पूरा निकलने लगता है। जब ये निकलता है उसी को हम जो गर्ल्स में है पीरियड्स सिंपल भाषा में जो कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन दूसरी भाषा में, टेक्निकल भाषा में मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है। पीरियड्स आए, उनको ब्लड यहां से ये ब्लड के फॉर्मेट में निकलते जाता है और उनको 3 से 5 दिन तक ये ब्लड फ्लो होता है। इट मींस जो पीरियड था, ओव्यूलेशन पीरियड, वो निकल चुका है एंड फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, एग भी पूरा सब साथ में पूरा लाइक एक तरह से बिखर के सब कुछ ब्लड के साथ बह गया। मेंस्ट्रुएशन इससे कहते हैं। इस टाइम पे एक वुमेन को बहुत दर्द भी होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है, वीकनेस भी बहुत लोगों को होती है। सो ये सारी अलग अलग तकलीफें भी होती है उन्हें, ओके। सो ये पूरा एक प्रोसेस है, मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस मैंने आपको बताया, ये मैंने पूरा मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस बताया। सो नाउ इसको और डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे, एक और बहुत प्यारा सा डायग्राम है, लेकिन अब मुझे आपको थोड़ा सा ये सब मैंने आपको लाइक मेरे ब्रेन नॉलेज में जितना सब था उस हिसाब से बताया, मुझे आपको एक बार टेक्स्ट बुक रीड करानी है ये। सो अगेन
कमिंग बैक टू द टेक्स्ट बुक, हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव देख लिया, फर्टिलाइजेशन देख लिया और मेंस्ट्रुएशन तक पहुंच गए। अब वो सारी चीज रीड करते हैं। सो human female reproductive system, all organs of female reproductive systems are in the abdominal cavity। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया abdominal के नीचे का जो जगह है that is cavity, abdominal cavity में है। It includes a pair of ovaries, a pair of oviducts, जो मैंने नाम लिखा था, नाम क्या लिखा था मैंने, फेलोपियन, जो मैंने नाम लिखा था फेलोपियन ट्यूब, उसे ओविडक भी कहा जाता है। ओवी यानी सिंपल ओवम, ओवम का डक यानी ओवम मतलब एक सिंगल एग होता है, राइट। सो ओविडक उसका नाम है। सिंगल यूटेरस, एक बीच में हमने देखा यूटेरस एंड अ वजाइना। बिसाइड्स अ पेयर ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड इज आल्सो प्रेजेंट। तो ये एक और ग्लैंड भी मौजूद होता है जो उसे गाढ़ा बनाता है बाद में। जनरली एवरी मंथ एन ओवम यानी कि एक एग इज रिलीज्ड इन द एब्डोमिनल कैविटी, अल्टरनेटिवली फ्रॉम ईच ओवरी, अल्टरनेटिवली एक एक साइड से रिलीज होता है। Free end of an oviduct is a funnel-like, and opening is present at the center of it. Oocyte enters the oviduct through that opening. तो ये मैंने आपको बताया कि oocyte जो है, जो oocyte बेसिकली एग ही आगे जाके बनेगा, वो ही आगे एग बनने वाला है। oocyte इज अ स्टेज जब वो इमेच्योर है। ओवरीज के अंदर oocyte होते हैं, oocyte ओविडक्ट में एंटर करते हैं। वो कहाँ एग्जैक्टली एंटर करते हैं तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ये यहाँ पे लोग ने डायग्राम तो कुछ खास दिया नहीं है, बट यहाँ से वो oocytes पैदा होते हैं इसके अंदर, इसी में सारी चीजें होती है, वो इसमें अंदर ओविडक्ट में एंटर करते हैं। ओके, oocyte enters the oviduct through that opening. Cilia are present on inner surface of the oviduct. These cilia push the oocyte towards the uterus. Cilia यानी कि hair like structures होते हैं, वो उसे आगे धक्का देते हैं, आगे पहुंचाते हैं। Gamete formation. Both gametes, that is the sperm and the ovum, are formed by the meiosis. Sperms are produced in the testes of the males from beginning of maturation, that is puberty, till death. मेल के अंदर मरते दम तक स्पर्म प्रोड्यूस होता है। फीमेल्स में एक टाइम के बाद ये सिस्टम पूरा बंद हो जाता है, जिसे मेनोपॉज भी कहते हैं। ये हम आगे पढ़ने वाले। However, in case of women at the time of birth, there are 2 to 4 million immature oocytes. तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला था, जब वो पैदा होती है तभी उनके अंदर बहुत सारे oocytes मौजूद होते हैं। इन द ओवरी कितने होते हैं? 4 मिलियन। हालांकि 4 मिलियन रिलीज होते नहीं है, प्यूबर्टी हिट होती है 12 साल से, और हर साल में 12 महीने के हिसाब से आप समझिए एक एक एग, तो वो उस हिसाब से उतना ही रिलीज करती है, मिलियंस रिलीज नहीं होते हैं। ओवरी ऑफ फीमेल फीटस, an oocyte matures and released from the ovary every month from the beginning of the maturity up to the age of menopause। तो menopause 45 years में आता है। menopause वो स्टेज होता है फीमेल का जब वो सिस्टम एक तरह से बंद हो जाता है पूरा। अब वो ओवरीज oocyte एग बनाना बंद कर देती है। इसीलिए फीमेल्स में ये भी बोला जाता है कि जल्दी शादी करो वरना बाद में बच्चा नहीं होगा, बच्चा होने में प्रॉब्लम होगा, बच्चा हो गया तो प्रॉब्लम होगा, बच्चे को प्रॉब्लम होगा। सो ये सारी चीजें इसीलिए इतना हमारे यहाँ पे बोला जाता है। सो 45 पे मेनोपॉज हो जाता है। मेनोपॉज यानी उनका पूरा बंद हो जाता है सिस्टम। मेनोपॉज इज द स्टॉपेज ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एट द एज ऑफ 45-50, secretion of the hormones controlling the functions of female reproductive system either stops of becomes और आएगा एक्चुअली और becomes irregular। तो जो ये सब कुछ कंट्रोल किसकी वजह से हो रहा है? हार्मोन की वजह से हो रहा है। तो वो हार्मोन प्रोडक्शन की फैक्ट्री एक तरह से बंद हो जाती है या तो इरेगुलर हो जाती है, जिसकी वजह से ये इशू हो जाते हैं। दिस कॉजेज मेनोपॉज, इसे मेनोपॉज कहते हैं। तो ये पूरा टॉपिक देखिए, बहुत सारे लेयर्स है टॉपिक के, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है। एक ही चीज के बहुत सारे फेजेस है, तो हम अलग अलग पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए मैंने आपको एज अ स्टोरी जैसा पहले पूरा बता दिया। फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट बाय द यूनियन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। तो स्पर्म और ओवम मिलके जो बनते हैं जाइगोट, उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल इन ह्यूमंस, अंदर की तरफ होता है। सीमेन इज इजैकुलेटेड इन द वजाइना ड्यूरिंग कॉपुलेशन। कॉपुलेशन मतलब सेक्स। Sperms in the numbers of few million start their journey by the root of vagina. यूटेरस में जाते हैं, ओविडक्ट में पहुंच जाते हैं। One of these few million sperms fertilize the only ovum present in the oviduct। तो एक few millions में से आए हुए few sperms पहुंचते हैं सिंगल ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए। ओके, सो ये आपको याद रखना है बात।
फ्रॉम द एज ऑफ प्यूबर्टी अप टू द मेनोपॉज, दैट इज कहां से कहां तक प्यूबर्टी कब 10 इयर्स 10 17 इयर्स से लेके 45-50 इयर्स तक का। एंड ओवम इज रिलीज एवरी मंथ फ्रॉम ईच ओवरी। आउट ऑफ 2 to 4 million ओवास, अप्रोक्सीमेटली 400 oocytes आर रिलीज्ड अप टू द एज ऑफ मेनोपॉज। तो मैंने आपको बोला 12 साल की उम्र से एक एवरी मंथ आप देखेंगे तो कम से कम 400 बार एग बनने के लिए रेडी होता है। रिमेनिंग oocytes अंडरगो डीजेनरेशन, बचे कुचे डीजेनरेशन यानी कि लाइक टूट जाते हैं एक तरह से। सो एक फोटो दिया है यहाँ पे आपको oocyte का और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होते हुए बताने की कोशिश की है। Oocytes released from the ovaries during last few months nearing the age of menopause are 40 to 50 years old. Their ability of division has been diminished till now. Due to this, they cannot complete meiotic division properly. If such oocytes are fertilized, the newborns produced from them may be with some abnormalities like Down's syndrome. तो मैंने बोला आपको लेट प्रेगनेंसी होती है अगर, तो oocytes जो है वो इतने अब पुराने हो गए, वो बचपन से है उनके अंदर, तो इतने ओल्ड हो चुके हैं, तो उनकी डिवीजन की एबिलिटी खत्म हो चुकी है। इसीलिए अगर वो हो भी गए फर्टिलाइज, तो उनमें से जो बच्चे होंगे उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अब डू यू नो में आपको वही बात बोल दी है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी कि मेल बच्चा कैसे होता है, फीमेल बच्चा कैसे होता है, तो ये आपको मैं फिर से नहीं बताऊंगा। डेवलपमेंट ऑफ द बर्थ, तो ये देखिए 9 महीने का पीरियड, 4 वीक में बच्चा कैसा दिखता है, 4 वीक में इतना फीटस इतना सा दिखता है, एक पी जितना। 8 वीक्स में ऐसा दिखने लगता है, 12 वीक्स में ऐसा दिखता है। ये वीक्स दिए हैं, 36 वीक्स 9 मंथ में बच्चा इतना हो जाता है। सो ये इससे कैंसिलेशन है, इससे क्वेश्चन नहीं आने वाला है, बट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो खाली एक रीडिंग कर लेंगे। जाइगोट फाउंड बाय द आफ्टर द फर्टिलाइजेशन इन द ओविडक्ट अंडरगोज रिपीटेड मिटोटिक डिवीजन, याद रखो जाइगोट बन चुका है, अब मिटोटिक होगा, ठीक है ना। एंड एम्ब्रियो इज फॉर्म, मीनवाइल इट इज पुश टुवर्ड्स द यूटेरस, यूटेरस की तरफ पुश होता है। वंस इट रीचेस द यूटेरस, इट इज इम्प्लांटेड एंड फर्दर डेवलप अकर्स आफ्टर इम्प्लांटेशन। एंड ऑर्गन कॉल्ड प्लेसेंटा, प्लेसेंटा ये मैंने बोला था नाभि, आपका नाभि जो है मदर के नाभि से इंटरनली ज्वाइंट हो जाता है, इज फॉर्म फॉर सप्लाई ऑफ फूड मटेरियल ड्यूरिंग द ग्रोथ in uterus. Embryonic development is completed approximately within 9 months after the fertilization. तो ये पूरा प्रोसेस लाइक ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है 9 महीने में बच्चा कैसे बनता है। फिर है ऑलवेज रिमेंबर में आपको बोला गया है कि ओके ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि मैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ बॉय चाइल्ड और अ गर्ल चाइल्ड, उसके कंट्रोल में होता है एक्स या वाई। ओके, तो ये अब फिर से मैं रीड नहीं करूंगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल हमने पढ़ लिया था, अब ये फिर से थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ओके, ये पहले एक बार रीड कर लेते हैं और फिर से एक और बार मैं ये वाला जो नीचे डायग्राम है, इससे बेटर एक डायग्राम मुझे मिला है, उसमें मैं बताऊंगा। Female reproductive system undergoes some changes at puberty and some changes repeat at the interval of every 28 to 30 days. These repetitive changes are called as menstrual cycle. तो ये ऑलरेडी हमने बात की कि फीमेल बॉडी बहुत चेंज होती है, प्यूबर्टी के बाद बहुत सारे चेंजेस आते हैं और कुछ चेंजेस जो एवरी मंथ होते हैं वो मेंस्ट्रुअल साइकिल है। Menstrual cycle is a natural process controlled by 4 hormones. Those 4 hormones are follic stimulating hormone FSH जो मैंने आपको बताई थी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, अब ये देखो टेक्निकल नाम है, चुपचाप याद कर लो, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हार्मोन का नाम है, इनका काम है बॉडी को टाइम टू टाइम सिग्नल देना और हेल्प करना मेंस्ट्रुअल प्रोसेस में। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये मेन दो, एस्ट्रोजन जिसमें इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको नाम अच्छे से। वन ऑफ द सेवरल फॉलिकल्स इन द ओवरी स्टार्ट टू डेवलप अलोंग विद द oocyte प्रेजेंट इन इट। तो फॉलिक मौजूद होते हैं, फॉलिक डेवलप होना चालू होते हैं oocyte के साथ, ठीक है, उन्हीं के अंदर होता है एक्चुअली पूरा oocyte, और वो डेवलप हो के वो ही बाद में टूटता है और अंदर से एग निकलता है। तो ये एक थोड़ा प्रोसेस याद रखना, अभी मैं आपको डायग्राम बताने वाला हूं। सो वन ऑफ द सेवरल follicle in the ovary starts to develop along with the oocyte present in it under the effect of follicle stimulating hormone. तो ये हार्मोन का काम क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम क्या है, फॉलिकल को डेवलप करना oocyte के साथ में। दिस डेवलपिंग फॉलिकल सेक्रेट्स एस्ट्रोजन, ये जो बढ़ रहा है ना, यही एस्ट्रोजन बनाते जाता है, यही एस्ट्रोजन रिलीज करता है। सो यही सिग्नल करता है यूटेरस को कि बाबा एग रिलीज हो रहा है, एग बनते जा रहा है, अभी एग रिलीज होने वाला है, तो तू
गाढ़ा हो जा, नीचे की तरफ यूटेरस अपना तू गाढ़ा बना दे, अपना वॉल गाढ़ा कर दे। वो वॉल का नाम है एंडोमेट्रियम। इस वॉल का नाम क्या है? एंडोमेट्रियम। तो ये भी आपको याद रखना है, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस स्टार्ट्स टू डेवलप ड्यूरिंग द फर्स्ट साइकिल और द रीजनरेट ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट साइकिल्स। यानी पहली बार करेगी, पहली बार फर्स्ट टाइम पीरियड आ रहा है तो फर्स्ट साइकिल हो गया, एवरी मंथ का हो रहा है तो सब्सिक्वेंट साइकिल हो गया। अंडर द इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन, तो एस्ट्रोजन का सिग्नल मिलते ही यूटेरस डेवलप होने लगता है। मीनवाइल डेवलपिंग फॉलिकल completes its development and it burst under the effect of luteinizing hormone। अब एकदम डेवलप हो जाता है और फिर फूटता है, फूट जाता है, बर्स्ट होता है। तो ये कौन हेल्प करता है? ये फूटने में कौन उसको हेल्प करता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन उसको फूटने में हेल्प करता है। वो हार्मोन उसको वो फूट जाता है, फूटता है तो अंदर का जो एग है, ऑसाइट है, वो रिलीज होता है। तो यही इंफॉर्मेशन, एग रिलीज का इंफॉर्मेशन, ये जो बचा हुआ है ना, जो फूट गया, वो आगे काम करेगा, उसकी बात करेंगे अभी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं, जो ये फूटा और वो रेडी हो गया, वो ओव्यूलेशन पीरियड है। रिमेनिंग टिश्यू ऑफ द बर्स्ट, देखो रिमेनिंग टिश्यू मतलब ये फूटा हुआ, रिमेनिंग टिश्यू ऑफ द बर्स्ट फॉलिकल फॉर्म्स कॉर्पस लूटियम। इसको, ये जो है वो कॉर्पस लूटियम कहा जाता है। कॉर्पस यानी बॉडी होता है, ठीक है, इसलिए मरे हुए बॉडी को भी कॉर्पस कहा जाता है। कॉर्पस लूटियम बन जाता है ये, और ये जो है प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करते रहता है। ये अब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करते रहता है कंटिन्यूसली, और इसी के साथ वो यूटेरस को इन्फॉर्म कर रहा है कि भाई तू थिक होते जा, थिक होते जा, एग आ रहा है तेरे पास, ऐसा। ओके, ये पूरा बॉडी का सिस्टम है, ठीक है, मस्त। फिर उसने बता दिया प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट कर रहा है, एंड एंडोमेट्रियन ग्लैंड सीक्रेट देयर सेक्रेशन अंडर द इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। दूसरी तरफ एंडोमेट्रियन यानी कि जो यूटेरस के वॉल थे, जो बना था एंडोमेट्रियम, वो लोग अपना काम करते हैं और प्रिपेयर हो जाते हैं, न्यूट्रिशन जमा कर करके प्रिपेयर हो जाते हैं, ताकि एम्ब्रॉय फर्टिलाइजेशन होने के बाद एम्ब्रॉयज जो आएगा अपने अंदर, वो एम्ब्रॉय को इम्प्लांट होने देंगे। ओके, ये आपको पूरा समझना है। सच एंडोमेट्रियम इज रेडी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो। तो मैंने आपको जस्ट आपको ये बात अभी बताई। सो अब ये पूरा, ये जो मैंने आपको पूरा, ये जो हमने रीड किया एक तरह से, ये हम उसमें डायग्राम में भी देखेंगे, थोड़ा इतना कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। If oocyte is not fertilized within 24 hours, corpus luteum becomes inactive and transform into corpus albicans। तो देखो, जो वो कॉर्पस लूटियम था जो रिलीज कर रहा था प्रोजेस्टेरॉन, वो अगर 24 आवर्स के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ ऊपर एग का, तो ये अपना आपको एल्बिकन बना देता है और एक तरह से बेसिकली टूट, बिखर जाता है, डीजेनरेट हो जाता है। ड्यू टू दिस सेक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन स्टॉप्स। अब जब ये डीजेनरेट होता है ना, जब एल्बिकन में कन्वर्ट होता है, तो वो बॉडी को अब सिग्नल देता है कि बाबा फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन बनाना बंद कर। बनाना बंद कर मतलब वॉल थिक जो हो गया था, अंदर का वॉल जो थिक हो गया था, वो वापस से लूज होने लगता है और वो खून निकलने लगता है और पीरियड आ जाता है। Degenerate in the absence of these hormones, and endometrium starts to degenerate in the absence of these two hormones. Tissues of degenerating endometrium and unfertilized ovum, और जो ऊपर ओवम अनफर्टिलाइज्ड रह गया, वो सब कुछ discarded through the vagina, vagina से सब बाहर आ जाता है। This is accompanied with continuous bleeding, ये bleeding के साथ पूरा निकलता है। Bleeding continues approximate for 5 days. This is called menstruation. Unless the oocyte is fertilized and embryo is implanted, the process is repeated every month. अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये सब नहीं होता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये एवरी मंथ होता है। इट मींस ईच every month a girl is capable of being pregnant. If the embryo is implanted, repetition of the cycle is temporarily stop. अब अगर हो जाता है तो ये menstrual cycle सीधी सी बात है स्टॉप हो जाता है, बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होने के बाद तक और फिर ब्रेस्ट फीडिंग तक का प्रोसेस तक ये सब बंद रहता है। ओके, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन से ब्रेस्ट फीडिंग में भी हेल्प होता है। ओके, वो लाइक सिग्नल करते हैं कि मिल्क क्रिएट करना है, मिल्क बनाना है। Menstrual cycle is a natural process and the woman experiences severe pain during the period. Severe weakness is felt due to heavy bleeding. There is a higher possibility of infection too during this overall period. Due to all such reasons, there is a need for rest along with special personal hygiene. So ये सीधी सी बात है कि इनको काफी दर्द वगैरह होता है। ओके, सो उन्हें रेस्ट की जरूरत होती है एंड हमें ध्यान रखना चाहिए
अगर आपकी बहन है, आपके यू नो लाइक गर्ल फ्रेंड्स है, नॉट गर्लफ्रेंड, ओके, गर्लफ्रेंड मत रखना, अभी बहुत टाइम है अभी तुम लोग को, गर्ल फ्रेंड्स है, तो बी वेरी, अब से तुम लोग एज अ बॉय, एज अ गाय, ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स एंड बी लिटिल सेंसिटिव टुवर्ड्स देम, एंड हो सके तो उन्हें हेल्प करना, उन्हें चॉकलेट्स गिफ्ट करना, उन्हें वार्म वाटर पीने की सलाह देना। एंड गर्ल्स जो ये वीडियो देख रही है, मेरे प्यारी स्टूडेंट्स लोग, आप लोग भी खुद का ध्यान खुद रखना पहले तो सीखेंगे, बॉयज करे ना करे ये अलग बात है, इंडिपेंडेंट होना, ओके। चॉकलेट, डार्क चॉकलेट खाने से अच्छा लगता है, ये मैंने सुना है, सो वो करना, रेस्ट लेना, एंड अच्छा खाना खाना, ताकि खून और बढ़ जाए और खून बन जाए, जितना वेस्ट हो रहा है, जितना जा रहा है वो तो होने ही वाला है, ओके। सो स्ट्रॉन्ग इतना बॉडी को बना देना कि प्रॉब्लम ना हो। एंड पर्सनल हाइजीन की एक बात करना चाहूंगा, ये आपको कोई और टीचर तो नहीं बोलेगा मेरे ख्याल से, बट मुझे ऐसा लगता है कि आई वांट टू बी द पर्सन, आई वांट टू कनेक्ट टू माय स्टूडेंट्स इन अ वे दैट दे फील कंफर्टेबल विद मी, एंड मुझे नहीं लगता ये सब बातें कोई खुल के बताता है हमारे यहाँ पे। सो पर्सनल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों जन को मैं बोल रहा हूँ, बॉयज एंड गर्ल्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, पर्सनल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को क्लीन रखो, ड्राई रखो, अच्छी तरह से उसे क्लीन करो, ओके, यू नो, ड्राई रखो, एंड ध्यान रखो, ओके, गलत चीजों में इन्वॉल्व ना हो जाओ अभी से, ओके, बहुत मुश्किल हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। सो क्लीन रखो, ड्राई रखो, वरना बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे रैशेस एंड बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। सो स्टे क्लीन, स्टे हाइजीनिक, स्टे स्मार्ट अबाउट इट, ओके। सो आगे पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न, ओके, वो वाला एक इमेज देख लेते हैं, बहुत बहुत अच्छा सा इमेज था वो, आई वांट टू शो यू गाइस। यस, दिस इज द वन। सो ये पूरा एक, अगेन, कैसे टाइम पे क्या होता है वो बता रहा हूं। अब ये पहले तो देखिए, ये जो क्रॉस हिस्सा है, ये कौन सा हिस्सा है वो पहले समझ लो, ठीक है। तो जो हमारा यूटेरस का जो वॉल्स था, वो वॉल को क्रॉस करके यहाँ पे दिखाया हुआ है, तो पहले ये समझेंगे। तो एक 0 डेज है, तो मतलब एक टाइम का, देखो ये वॉल को क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम, तो ये नाम एंडोमेट्रियम टेक्निकल नाम हो गया, हम इसको वॉल बोलेंगे अभी। तो ये देखो टूटते हुए बता रहे हैं यहाँ पे, यानी अभी पीरियड चल रहा है एक तरह से। ये जब हो रहा है, तब ओवरीज के अंदर क्या चल रहा है, ये जब हो रहा है, तब यहाँ पे अब नीचे की तरफ देखेंगे, नीचे का डायग्राम देखेंगे, ठीक है, नीचे का डायग्राम देखेंगे। जब ये हो रहा है, देखो मेंस्ट्रुएशन चल रहा है, फ्लो देखो, फ्लो आ रहा है, फ्लो आ रहा है, ये टूटते आ रहा है, फ्लो हो रहा है, ठीक है। और इसको सिग्नल किसने किया, तो देखो ओवरीज के अंदर कौन मौजूद था तभी, जब फ्लो चल रहा है, तो ओवरीज के अंदर कौन मौजूद है, देखो कॉर्पस एल्बिकन मौजूद है, वो बचा हुआ हिस्सा मौजूद है, ठीक है। और यहां से एग भी टूट के इसके साथ फ्लो हो गया, ठीक है। ये पीरियड है, और यहां पर फ्लो चल रहा है, मेंस्ट्रुएशन चल रहा है, पीरियड चल रहा है। अब ये पीरियड खत्म हो गया, पीरियड खत्म हुआ। अब यहां से देखेंगे, ओके, मैं लेबल कर लेता हूं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। सो 1 वाला देखा, मेंस्ट्रुएशन चालू है, फ्लो चल रहा है, तब कॉर्पस एल्बिगन था, उसने सिग्नल दे दिया, वो भी वापस से डीजेनरेट होके वो भी चला गया, गायब हो गया। अब फिर से अंदर जो है, ओवरी के अंदर देखिए यहाँ पे ग्रोइंग फॉलिकल, अंदर फॉलिकल बनने लगता है। अब फॉलिकल कैसे ग्रो होता है, ये अब पहले मैं बाहर इधर देखेंगे, ये वाला पार्ट देखेंगे, ठीक है, पूरा पार्ट्स में बता रहा हूं, अंदर का पार्ट अभी ऊपर देखेंगे। ये ग्रोइंग फॉलिकल, तो देखो कुछ इस तरह से होते हैं, बहुत सारे हमने देखे, मिलियंस ऑफ है, उसमें से ये फॉलिक बड़ा होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है, और ये जो एक अलग हिस्सा होते जा रहा है ना, वही आपका ऑसाइट है, ऑसाइट, ऑसाइट जो था, ऑसाइट वो है। अब जब ये रेडी होता है, ये प्रोसेस के टाइम पे ही, ये प्रोसेस के टाइम पे ही उसने यहाँ पे, पता है ना, ये साइड से यूटेरस को सिग्नल कर दिया है कि तू बाबा ग्रो होना चालू कर। तो ये देखो एंड्रोमेट्रियम धीरे धीरे, ये लोग देखो, अब 2 फिगर 3 फिगर में देखो रेड रेड होते जा रहा है, और रेड होते जा रहा है, मतलब वो ग्रो होते जा रहा है। अब वही चीज नीचे की तरफ देखो, यहाँ पे देखो, ये धीरे धीरे ऐसे ग्रो होते जा रहा है, ठीक है। प्रोलिफेरेट फेज में ये ग्रो होते जा रहा है, धीरे धीरे ग्रो होते जा रहा है, क्योंकि ये जो था ऊपर फॉलिकल और हार्मोन, याद है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो उसे सिग्नल कर रहा था कि बाबा तुझे ग्रो होना है, क्योंकि अब एग रिलीज होना है। अब यहाँ पे देखो एग ब्लास्ट हो गया,
लेट मी इरेज दिस। अब नेक्स्ट पार्ट पे आता है, ठीक है, फिर से ये थोड़ा हटा देता हूँ। अब एग रिलीज हो गया, ओव्यूलेशन पीरियड, ठीक है, एग रिलीज हो गया, ओव्यूलेशन, एग रिलीज होता है तो ये जो हिस्सा था ये अब अलग से काम करेगा, उसको वो बन जाएगा कॉर्पस लूथियम बन जाएगा, और ये अब पूरे टाइम बोलते रहेगा कि भैया प्रोजेस्टेरोन रिलीज करो, एस्ट्रोजन रिलीज करो, ये बोलते रहेगा, और ये गाढ़ा और ये गाढ़ा होता जाएगा। दूसरी तरफ यूटेरस गाढ़ा होता जाएगा, एंडोमेट्रियम गाढ़ा होता जाएगा, थिक होता जाएगा, और ये एग रिलीज हो जाएगा। ये अब ये थर्ड में देखेंगे ओव्यूलेशन, देखो अंदर ही हुआ, ये सब अंदर ओवरी के अंदर ही हुआ, एग ये सब अंदर ही हो रहा है, इधर ही हो रहा है, ओवरी के अंदर ही हो रहा है, ये सब इतना प्रोसेस पूरा अंदर ही हो। यहां से अब एग रिलीज हुआ, एग आके ओविडक्ट में इधर रुक जाएगा, ओविडक्ट में यहाँ पे एग रुक जाएगा, ओके। और दूसरी तरफ बचा हुआ हिस्सा फोर्थ में देखेंगे कॉर्पस लूथियम फिर से बन जाएगा, और एग यहाँ पे आके रुक जाएगा। अब यहाँ पे अगर स्पर्म आ गया तो ये लोग इधर इम्प्लांट हो जाएंगे, इम्प्लांट मतलब लेट मी शो ऑन दिस, इधर वो लोग इम्प्लांट हो जाएंगे अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो, इधर एम्ब्रियो बन जाएंगे वो लोग, ठीक है, एम्ब्रियोज, ओके। सो ये बताना था आपको। होप आपको मजा आया, होप आपको समझ में आया। नाउ आगे का चैप्टर बचा कुचा जो है खत्म करते हैं, चलो फटाफट। अच्छा, ट्विंस कैसे होता है ना वो भी, चलो जल्दी से ट्विंस कैसे होते हैं वो भी बताता हूँ यार, इसी में देखते हैं। ओके, सो ट्विंस कैसे होता है ना, जो मैंने बताया था, दो दो एग कभी कभार आ सकते हैं, दो एग कभी कभार, तो समझो इधर भी एग आया, एक ऐसा कोई मंथ हो गया जब इधर भी एग आया, इधर भी एग आ गया, दोनों तरफ से आया एक एक एग, ओके। तो ऐसा जब होता है तो पता है स्पर्म स्प्लिट हो रहा था ना, तो वो दो अलग अलग स्पर्म, दो अलग अलग स्पर्म ये अलग अलग ये एग को मिलते हैं, इसीलिए अनआइडेंटिकल ट्विंस आते हैं। दो तरह के ट्विंस होते हैं, सेम दिखने वाले आइडेंटिकल, और अनआइडेंटिकल। अनआइडेंटिकल ट्विंस आते हैं जब दो अलग अलग एग, दो अलग अलग एग फर्टिलाइज होते हैं तो, ठीक है। और दूसरा सेम ट्विन वाला, सेम ट्विन वाला कैसा होता है, तो वो एक ही ये एग है, ये एक ही एग है, वो जब एम्ब्रियो फॉर्म करता है, जब इधर आते आते एम्ब्रियो फॉर्म करता है तो वो स्प्लिट हो जाता है। अब ये आज तक पता नहीं है एग्जैक्टली, मतलब साइंटिस्ट अभी भी पता लगा रहे, आज तक ठीक से पता नहीं कि ये क्यों स्प्लिट होता है, कैसे होता है, कुछ आइडिया नहीं है। बट वो एम्ब्रियो एक ही जो फॉर्म हुआ था, वही एम्ब्रियो जब स्प्लिट हो जाता है, इधर आके वो दो एम्ब्रियो में स्प्लिट होके दो एम्ब्रियो बन के इम्प्लांट हो जाता है, तब आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, ओके। तो ये भी याद रखना, ये भी है आगे टॉपिक शायद से, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो चलो आगे रीड करते हैं। रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, अलग अलग तरह से तरीके से कैसे रिप्रोडक्शन होता है वो देखेंगे। सो मेनी कपल्स कैन नॉट हैव चिल्ड्रन ड्यू टू वेरियस रीजन, बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ कपल्स को प्रॉब्लम हो जाता है, किसी का स्पर्म काउंट कम होता है, तो कभी फीमेल की बॉडी बहुत ही हॉस्टाइल होती है, हॉस्टाइल यानी नॉट गुड कंडीशन फॉर स्पर्म्स टू सर्वाइव। सो इन केस ऑफ वुमेन, जब वुमेन में ऐसा होता है तो इरेगुलरिटी इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल का इरेगुलरिटी, इरेगुलरिटी क्यों बोला है, क्योंकि फिक्स है ना, मंथ में एक बार आना ही है, हर 14 डेज में आता है और फिर वापस 14 डेज में रिकवर करता है, वापस से वापस 14 डेज में आता है, तो ये फिक्स है। तो इरेगुलरिटी हो गई तो प्रॉब्लम हो गई। डिफिकल्टीज इन ओसाइट प्रोडक्शन, अंदर ऑसाइट प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। ऑब्स्टेकल्स इन द ओविडक्ट, ओविडक्ट जो देखा था हमने उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गया। डिफिकल्टीज इन द इम्प्लांटेशन इन द यूटेरस, यूटेरस के अंदर इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा है, एम्ब्रियोस का इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग रीजंस है, बहुत सारे अलग अलग वेरियस रीजंस है जिसकी वजह से ऐसा होता है। एब्सेंस ऑफ द स्पर्म्स इन द सेमेन, कभी कभार स्पर्म ही मौजूद नहीं है सेमेन के अंदर, स्लो मूवमेंट ऑफ द स्पर्म, स्पर्म बहुत ही स्लो है मूवमेंट में, पहुंच नहीं पा रहे तब तक फर्टिलाइजेशन पीरियड चला जा रहा है। एनोमैलीज इन द स्पर्म, यानी कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है स्पर्म के अंदर। दीज आर द रीजंस इन द मेल्स, but now with the help of advanced medical techniques like IVF, surrogacy, sperm bank, the childless couples can have a child। तो ये अलग अलग टेक्निक्स हम पढ़ने वाले हैं। आईवीएफ टेक्निक, इसके अंदर एकदम सिंपल क्या करते हैं, अलग से स्पर्म लिया, जो नेचुरली नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए अलग से मेल यानी फादर का स्पर्म लिया, मदर का एग्स, मदर का एग्स लिया, और उसको उन्होंने बाहर एम्ब्रियो बना के टेस्ट ट्यूब में, मतलब एम्ब्रियो फॉर्म करके फीमेल में जो परफेक्ट टाइम है ओव्यूलेशन पीरियड है
तब लाइक इम्प्लांट कर दिया। ओके, सो ये आईवीएफ टेक्निक। तो लेट्स रीड दैट। इसका मीनिंग है पहली बात, इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन। इन दिस टेक्निक फर्टिलाइजेशन इज ब्रॉट अबाउट इन द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में बाहर की तरफ वो लोग ने फर्टिलाइजेशन किया। In the and the embryo formed is implanted in uterus of a woman at appropriate time. IVF technique is used for having a child in case of the childless couples who have the problems like less sperm count, obstacles in oviduct etc. तो जब ऐसी कोई प्रॉब्लम्स होती, स्पर्म काउंट कम था, ओविडक्ट में कोई ऑब्स्टेकल्स हो रहे थे, तो वो लोग बाहर, ये फर्टिलाइजेशन पोर्शन ओविडक्ट में होता था, राइट, तो वो लोग बाहर फर्टिलाइजेशन करके अंदर डायरेक्ट इम्प्लांट कर देते हैं। सरोगेसी क्या होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक हो चुकी है। इंपॉर्टेंट मतलब एक तरह से बहुत आज की तारीख में बहुत फेमस भी हो चुकी है। शाहरुख खान ने सरोगेसी से उसका थर्ड बेबी सरोगेसी से पैदा किया था, अब्राहम नाम का। तो वो जस्ट इंफॉर्मेशन। सो सरोगेसी क्या होता है, उसमें अब उसमें शाहरुख का स्पर्म तो था, गौरी उनकी वाइफ का एग था, लेकिन वो खुद के अंदर इम्प्लांट नहीं किया, किसी थर्ड पर्सन, किसी थर्ड फीमेल, किसी दूसरी फीमेल के अंदर उन्होंने इम्प्लांट किया, उसे सरोगेसी कहते हैं। सो ये कब किया जाता है, जब खुद मदर के बॉडी में प्रॉब्लम है या उसको नहीं करना है, आज की तारीख में उसको नहीं करना है तो। सो खुद की बॉडी जब बच्चा पैदा करने के केपेबल नहीं है, लायक नहीं बोलेंगे, केपेबल नहीं है, तो वो किसी और जो ज्यादा फीमेल फर्टाइल मतलब है उसको हम कर सकते। तो ये है सरोगेसी। Some women have problems in implantation of embryo in uterus. Such women can take the help of modern remedial technique called surrogacy. In this technique, oocyte is collected from the ovary of the woman having problem in the implantation in the uterus. That oocyte is fertilized in the test tube with the help of the sperms collected from her husband. The embryo formed from such fertilization is implanted in the uterus of some other woman having normal uterus. Such a woman in the whose uterus the embryo is implanted is called a surrogate mother. तो जिस वो वुमन जो बच्चा एक्चुअल में कैरी करती है उसे सरोगेट कहा जाता है, सरोगेट मदर कहा जाता है। स्पर्म बैंक, सेमेन बैंक, ये आपको पता ही होगा, विक्की डोनर तो आपने देखी होगी। सो बेसिकली स्पर्म बैंक इज बेसिकली बहुत सारे ऐसे मेल्स हैं जिनका स्पर्म काउंट ही नहीं है या स्पर्म नहीं होता है। सो वैसे केसेस में कपल्स अनएनोनिमस बैंक में जाते हैं और वहां पे किसी दूसरे का हेल्दी स्पर्म लेते हैं और अपने अंदर एम्ब्रॉय इम्प्लांट कराते हैं। सो ये स्पर्म बैंक कंसेप्ट जो है, वहां पे स्पर्म डोनेट किया जाता है एक तरह से। There are various problems in the sperm production as mentioned above. In case of many men, so as to have the children in case of such couples, new concept of sperm bank has been introduced. This concept is similar to the blood bank. Semen ejaculated by the desired man is collected after they are thorough physical. अच्छा, इसमें मेडिकल चेकअप वगैरह करा, कोई भी जाके नहीं कराते थे, फिटनेस फिट होना चाहिए, स्पर्म डोनर फिट होना चाहिए, तब जाके वो डोनेट करता है और उसको उसके लिए पैसे मिलते हैं। ओके, और ये सब अनोनिमसली होता है, मतलब किसी को पता नहीं रहता कौन है, किसने किसका स्पर्म है या किसको जाने वाला है। ओके, इट इज स्टोर्ड इन अ स्पर्म बैंक, कूल एकदम इसमें स्टोर किया जाता है। As per the wish of the needful couple, oocyte of a woman of the concerned couple is fertilized by IVF technique using the semen from the sperm bank. Resultant embryo is implanted in the uterus of the same woman. Name of the semen donor is strictly kept secret as per the law. तो ये बात मैंने ऑलरेडी आपको बता दी। ट्विंस, बड़े क्यूट से ट्विंस दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। आइडेंटिकल ट्विंस एंड अनआइडेंटिकल ट्विंस ऑलरेडी मैंने आपको बताया जैसे। So two embryos develop simultaneously in the same uterus and thus two offsprings are delivered simultaneously. Such offsprings are called twins. Many couples have twins. There are two main types of twins, monozygotic twins and dizygotic. तो monozygotic मतलब identical वाले, okay, एक ही zygote से form हुए थे, और dizygotic मतलब दो अलग अलग egg थे, दोनों स्पर्म उधर गए थे अलग अलग और उधर से फॉर्म हुए। ओके, तो अनआइडेंटिकल होंगे। तो मोनो टेक्निकल वर्ड है यहाँ पे, मोनोजाइगोटिक, डाइजाइगोटिक। Monozygotic twins are formed from single embryo during early period of the embryo development. Within 8 days zygote formation, cells of the embryo divide into two groups. तो 8 दिन के अंदर वो लोग दो फॉर्म हो जाते हैं। Those two groups develop as two separate embryos and thus monozygotic twins are formed.
Such twins are genetically exactly similar to each other. Due to this, such twins are exactly similar in their appearance, and their gender is also same. Both will be either boys or girls. In case of monozygotic twins, if the embryonic cells are divided into two groups 8 days after the zygotic formation, there is high possibility of formation of conjoined twins. Okay, 8 दिन, अब ये लोग बोल रहे हैं कि मोनोजाइगोटिक में ही जब 8 दिन के बाद अगर वो डिवीजन होता है, तो जो ट्विन्स जुड़े होते हैं किसी बॉडी पार्ट से, वैसा पॉसिबल हो जाता है. Such twins are born with some parts of the body joined together. Some organs are common. किसी में तो organ भी common होते हैं. So एक सीरियल आता था बहुत पहले, अंबर धारा मेरे ख्याल से, उसमें ऐसा ही बताया था. 2 ट्विन्स थे जो साइड से जॉइंट बताए थे. Occasionally, 2 oocytes are released from the ovary of women, and both oocytes are fertilized by 2 separate sperms, and thus 2 zygotes are formed. तो कभी कभार occasionally 2 eggs आ जाते हैं और दोनों egg zygote form हो जाते हैं. 2 embryos are formed, 2 zygotes, and both the embryos are separated, implanted in the uterus. Dizygotic twins are delivered, are complete complete development. Such twins are genetically different and may be same or of different gender. तो जेनेटिकली डिफरेंट क्यों होंगे? क्योंकि दोनों अलग अलग जेनेटिक आया रहेगा ना इन्फॉर्मेशन दोनों एग और स्पर्म में. सो इसीलिए जेनेटिकली डिफरेंट होंगे, लेकिन अच्छा, जेंडर सेम ऑफ डिफरेंट बाय जेंडर. अच्छा, जेंडर से भी डिफरेंट हो सकते हैं. ओके, ये भी है, जेंडर से भी डिफरेंट हो सकते हैं. बेसिकली अनआइडेंटिकल ट्विंस उसे कहते हैं. खाली इनका टाइमिंग सेम हो गया कि साथ में पैदा हुए, बाकी वो लोग दोनों एक अलग अलग बच्चे की तरह ही हो गए. रिप्रोडक्टिव हेल्थ की थोड़ी बात करेंगे यहाँ पे. अ पर्सन स्टेट ऑफ बीइंग फिजिकल, मेंटल, सोशल स्ट्रांगनेस इज कॉल्ड हेल्थ. तो हेल्थ में फिजिकल सिर्फ नहीं आता है, मेंटल भी आता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सोशल स्ट्रांगनेस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. In our country, there seems to be lack of awareness regarding the reproductive health due to various reasons like social customs, traditions, illiteracy, shyness, etc. Especially, there seems to be indifference towards the reproductive health of women. मैंने आपको ऑलरेडी अभी थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था कि आपको कोई ऐसी बातें नहीं करेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये बहुत टैबू टॉपिक माना जाता है. सेक्स के बारे में बात करना, रिप्रोडक्शन के बारे में बात करना, हम कॉन्डम नहीं बोल पाते नॉर्मली बाहर. तो ये बहुत बुरी बात है एक तरह से कि हमारे यहाँ पे इतना शाइनेस बोलो या इलिटरेसी बोलो या ट्रेडिशन बोलो, तो उसके वजह से ये सब बातें ओपनली नहीं होती, जिसके वजह से दिक्कत ये हो जाती है, इंपॉर्टेंट चीजें मिस आउट हो जाती है, जैसे कि हेल्थ. तो ऐसे ऐसे एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं जिसके बारे में बात नहीं करते हैं और वो फैलते जाती है. तो बहुत बुरी बुरी बात है वो चीज. सो खास करके वुमेन बेचारे ऑलरेडी शाय होते हैं, तो वो बताते भी नहीं है कि उन्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है. और खास करके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो ओपनली कोई बात नहीं करेगा कि उन्हें कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ ऐसा कुछ. सो हालांकि अब टाइम्स बदल रहे हैं. आजकल टीवी पे डायरेक्ट एड्स आती है रिगार्डिंग कॉन्डम्स बोलो या क्लीनलीनेस, हाइजीनिक चीजें जो विमेन इस्तेमाल कर सकती है. सो ये सब डायरेक्ट एड्स आती है. तो टाइम्स आर चेंजिंग, स्टिल सोशली देयर इज सम ऑकवर्डनेस, शाइनेस. सो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम नेक्स्ट जनरेशन को इन्फॉर्म करें, एंड खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप लोग की खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि खुद अवेयर हो, खुद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे, खुद नॉलेजेबल बने. ओके, सो अबाउट दैट. Occurrence of menstrual cycle is related to with productive and overall health of women. Nowadays, women are working at par with men. Due to this, they have to stay outdoors for whole day. Bleeding occurs during menstrual cycle. Due to this, private organs, that is genitals, need to be maintained clean time to time. Otherwise, problems regarding reproductive health may arise. Some problems regarding reproductive health may arise in men too. It is essential to maintain the cleanliness of the genitals. मैंने आपको ऑलरेडी बात की कि अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ख्याल हमें खुद रखना है, क्लीन रखना है. हमें दिन भर हम रहते हैं, स्वेट होता है, बाहर रहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे गंदा हो रहा है, तो क्लीनलीनेस रखना है, ड्राई रखना है, क्लीन रखना है. बार बार कपड़े चेंज करो या जो भी है, नहा लो दिन में 2 बार, सोने से पहले नहा लो. ये सारी चीजें थोड़ी रखो, सो प्रोटेक्टेड रहोगी. Among the various sexual diseases, तो सेक्सुअल डिजीज की कब से मैं बात कर रहा था, एसटीडीज जो है, एसटीडीज बहुत पॉपुलर है और बहुत ही खतरनाक होते हैं.
सो बी वेयर, ओके, डोंट गेट इनटू गलत चीजों में मत पड़ जाओ इफ यू आर नॉट रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस, एंड मैच्योरिटी के बाद ये सब करना। तो सिफिलिस एंड गोनोरिया, जो कि बहुत ही कॉमन लार्ज स्केल ऑकर्स इन लार्ज स्केल, रैशेस हो जाते हैं पूरे, आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स खराब हो जाते हैं लिटरली। बहुत ही बुरी डिजीज है ये सारी, बैक्टीरियल डिजीज है ये सारी, एंड वायरस डिजीज है एड्स, एचआईवी। एचआईवी ये वायरस वाला डिजीज है। तो बैक्टीरिया डिजीज सिफिलिस एंड गोनोरिया। सो ये बोथ ऑफ द डिजीज आर caused by the bacteria. Occurrence of the canker, as patches on the various parts of the body including the genital rash, fever, inflammation of the joints, ये वर्ड कट हो गया, एलोपेचिया, पता नहीं, कोई तो बॉडी पार्ट लग रहा है, आर द सिम्टम्स ऑफ द सिफिलिस, पेनफुल बर्निंग सेंसेशन ऑफ द यूरिन, यूरिन करते वक्त आपको जल रहा है, जलन हो रही है यूरेथा में, यानी कि आपके यूरिन ट्रैक में, सो आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। सो ये सारी ओजिंग ऑफ द पर्स, पर्स वगैरह निकल रहा है पीनस से, वजाइना से कुछ डिस्चार्ज आ रहा है जो आपको नहीं पता कि ये रेगुलरली ऐसा नहीं होता है। सो कंसल्ट डॉक्टर, कंसल्ट डॉक्टर, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, डरने की बात है थोड़ी सी अगर आप कंसल्ट नहीं करोगे तो। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, शाय फील मत करिए, ओके, एंड कंसल्ट कंसल्ट अ डॉक्टर। आजकल फीमेल डॉक्टर्स के पास भी आप मतलब जा सकते हो। इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, एनस, थ्रोट, आईज, ये सारी चीजें आपको होगी गोनोरिया में। तो ये सब सिम्टम्स दिए थे। डू यू नो में कुछ तो पॉपुलेशन के बारे में दिया है, इतना पॉपुलेशन बढ़ गया है, तो आप ये देखिएगा कि फैमिली प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। फैमिली प्लानिंग नहीं करोगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन इसलिए इतना बढ़ चुका है, हमने ज्योग्राफी के चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा था ये सब। सो दैट इज द एंड ऑफ द चैप्टर। होप आपको मजा आया, होप आपको समझ में आया, एंड आई 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 थिंक कि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, एंड आई होप आपको पढ़ने में मजा आएगा ये चैप्टर। नोट्स बनाइएगा, कोई डाउट्स होगा तो पूछिएगा, आप मुझे पर्सनली ईमेल भी कर सकते हो, एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच। लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, and keep supporting guys. Thank you so much. Love you all. Bye.